हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि हम लोग खान सर का क्लास नोट्स को कर रहे थे, उसी में हम आज आगे बढ़ते हुए आज हमारा ये सेकंड वीडियो होगा, जिसमें हम लोग महाजनपद, फिर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत, इसके बाद मंदिर स्थापत्य कला और भक्ति काल को पढ़ेंगे। लगभग में ये हमारा प्राचीन भारत का सेकंड और आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग मध्य काल में घुस जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। अगला बार हम नोट्स को पढ़ रहे थे, वो सारे नोट्स को मैंने पीपीटी में बदल दिया, जिससे आपको देखने में भी अच्छा होगा और मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा मज़ा आएगा। इससे क्या होता है, बोरियत हो जाता है उसको पढ़ने में, पर इसको और बेहतर तरीके से हम लोग करने का कोशिश कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कैसा आता है। और ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्योर खान सर के नोट्स का ही है वो, अब उसके लिए तुम चिंता मत कीजिएगा। महाजनपद का परिचय। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ। इस दौरान अनेक महाजनपदों का निर्माण हुआ था। प्राचीन भारत के राज्य की प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। जो प्राचीन भारत की राज्यों की प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। इसके बाद इनका कालक्रम और भाषाएं क्या क्या थी, इनके कालक्रम और भाषाएं। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है। इसकी समय अवधि 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसकी प्रमुख भाषा संस्कृत और प्राकृतिक है। इसकी प्रमुख भाषा क्या थी इस काल में, संस्कृत और प्राकृतिक थी। इसकी शासन व्यवस्था गणराज्य और जनतात्मक थी। यहाँ की जो महाजनपद व्यवस्था थी वो गणराज्य में थी या राज व्यवस्था में थी। महाजनपदों के उदय का कारण क्या था, हम लोग के दिमाग में हमेशा सवाल आता है कि महाजनपद बने तो बने क्यों। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार लोहे के व्यापक प्रयोग हो गया था। क्यों हुआ, क्योंकि इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा था। बड़े बड़े प्रादेशिक और जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। जो बड़े बड़े जो प्रादेशिक और जनपद के लिए राज्यों के निर्माण के लिए परिस्थितियां बन गई थी, लोहे के हथियार के कारण योद्धा वर्ग का महत्वपूर्ण भूमिका है। लोहा जब बनेगा तो उससे हथियार बनेंगे, हथियार बनेगा तो योद्धा वर्ग आएगा, योद्धा होते तो सब जगह जीतेंगे। इसी जगह महाजनपद बनते गए। और कृषि और प्रशासन। खेती के नए नए औजार उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। किसान क्या हुए, अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपनी सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त अनाज एकत्रित करते थे। पहले क्या होता था कि हम लोग जितना उगाते थे उतना खाते थे, पर लोहे का आविष्कार हुआ। तो हम लोगों ने नया नया औजार बनाया तो हम लोगों ने फिर कृषि करके ज़्यादा अच्छा उपकरण से कृषि ज़्यादा करने लगे। तो अनाज ज़्यादा पैदा होने लगा, तो सैनिक को देने के लिए प्रशासनिक प्रयोजन का अतिरिक्त अनाज एकत्रित होने लगा ये। अब इसके बाद समाज भी बदलाव हो रहा था। समाज में क्या बदलाव हो रहा था, जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी। पहले लोगों की अपनी प्रबल निष्ठा किसके प्रति थी, पहले जन के प्रति थी और कबीले के प्रति थी। अब वह जनपद और महाजनपद के प्रति हो गई। पहले लोग क्या था कि एक छोटे से कबीले में रहते थे, पर अब क्या हो रहा है कि बड़ा बड़ा लोग, अधिक अनाज पैदा हो रहा है तो बड़ा लोग बनते जा रहा है, बड़ा बड़ा जगह जीत रहा है, तो उसका अपना जो निष्ठा है अब जनपद को देने लगे। जैसे पहले हम लोग का निष्ठा हम लोग अपने राज्य के प्रति होता है, अब हम लोग का देश के प्रति उस तरह। देखिए इसका विकास का क्रम कैसे हुआ। पहले हम लोगों ने कबीला को देखा, फिर ग्राम को देखा, फिर जन को देखा, फिर जनपद को देखा, अब महाजनपद कैसे बने। कबीला, जनपद और महाजनपद का विकास क्रम रहा ये। आपको बताइएगा कि ये जो प्योर नोट्स है खान सर का ही है, तो चिंता उसका मत कीजिएगा कि आपको एक लाइन मिल जाएगा खान सर के नोट्स में। बस उसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर दिए जिससे हम लोगों को समझने और याद करने में आसानी और रिवीजन में बेहतरीन हो। सबसे बेहतर बात है रिवीजन। पहले क्या रहता है, समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, पर इसमें जैसे समझ में आइए। महत्वपूर्ण नगर और आधुनिक नाम क्या क्या है इसका देखिए। जैसे रावलपिंडी और पेशावर कहाँ मिलेंगे, तो आपको पाकिस्तान में मिलेगा। राजौरी और हजरा क्षेत्र कश्मीर और पाकिस्तान में मिलेगा। जयपुर का सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान में मिलेगा। जयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान में। दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के आसपास के आधुनिक आसपास के क्षेत्र और मथुरा उत्तर प्रदेश में। ये सब क्या है, ये सब आपके आधुनिक नगर बन रहा है महाजनपद के समय में। महाजनपद की राजधानी का देखा जाए तो गांधार की राजधानी तक्षशिला जो पाकिस्तान में है। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर राजौरी हजरा क्षेत्र में है। मत्स्य राजधानी विराटनगर जयपुर क्षेत्र में है। कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली और मेरठ हरियाणा में पड़ता था। सूरसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश में थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती फैजीवाड़ा गोंडा और बहराइच में थी।
कौशल राजधानी कहाँ थी? श्रीवस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो आज के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच में पड़ती है। पंचाल की राजधानी अछित या कंपली थी। जो पंचाल जो राज्य था ना, उसकी राजधानी अछित या कंपली थी। उस समय बरेली, आज का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये पंचाल का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। चेंदी जो राजधानी है वो शक्तिमती बुंदेलखंड का है। चेंदी राजधानी शक्तिमती बुंदेलखंड का है। वस्त या वंश राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद या मिर्जापुर में है। वस्त या वंश, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो आज के इलाहाबाद और प्रयागराज मिर्जापुर है, वो वस्त या वंश था, जो कौशाम्बी उसकी राजधानी थी। महाजनपद और राजधानी के चौथा भाग देखें। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो आज के बनारस के आसपास है। मल की राजधानी कुरुक्षेत्र या कुशीनारा थी। मल की राजधानी क्या थी? मल की राजधानी कुशावती या कुशीनारा थी, जो आज के देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अस्मक की राजधानी पाटन या पोतन थी, जो गोदावरी नदी में दक्षिण का एकमात्र स्थान कौन था? अस्मक या अस्माक था, जिसकी राजधानी पाटन या पोतन थी, जो गोदावरी नदी के क्षेत्र में पड़ता था। आइए, अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन या महिष्मती, जो मालवा मध्य प्रदेश के आसपास पड़ता है। फिर आता है वज्जी या वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली, विदय या मिथिला थी। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, विदय या मिथिला थी, जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास पड़ता था। अब आइए अगला देखें। महाजनपद और राजधानी में ही अंग की राजधानी चंपा थी, जो आज के भागलपुर और मुंगेर में पड़ता है। मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी, जो आज का पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र है। आइए हम लोग जानेंगे महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। जो महाजनपद थी उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? पहला, ये गांधार महाजनपद पाकिस्तान में था। गांधार कहाँ पर था? तो पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी तक्षशिला, जो विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र है। जो गांधार कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में, आज का पाकिस्तान में पड़ता है गांधार जनपद। इसकी राजधानी तक्षशिला विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र था। ये अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, जो गोदावरी नदी के तट पे था। कौन सा? अस्मक जो था दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, जो गोदावरी नदी के तट पर था। फिर आता है महाजनपद की प्रमुख विशेषताएं। उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद का गणराज्य था। उत्तर प्रदेश मल महाजनपद का गणराज्य था। बिहार में वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था। बिहार का जो वज्जी है महाजनपद है, वो एक गणराज्य था। वज्जी की राजधानी वैशाली और लिच्छवी गणराज्य का शासन था। वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था। वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था। अब आता है वज्जी महाजनपद के बारे में और से जानते हैं। यह पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। यह पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। इसमें कुल 8 का एक संघ था। वज्जी क्या था? इसमें कुल 8 कुलों का एक संघ था। जो वज्जी महाजनपद था ना, जैसे पूरा गणराज्य है, तो इसको चलाने के लिए 8 कुल थे, जो 8 कुलों का एक संघ था। वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति अलग अलग राज्यों में। जो हम लोग उस समय का जो 16 जनपद पड़ते हैं, आज में यह अलग अलग राज्यों में पड़ता है। ये मगध की महाजनपद और भौगोलिक स्थिति। मगध महाजनपद, उसकी भौगोलिक स्थिति। सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था? मगध था। दक्षिण भारत के विंध्याचल पर्वत का और पश्चिम में सोन नदी पर था। दक्षिण में ये विंध्याचल और पश्चिम में ये कहाँ था? सोन नदी पर था। जबकि उत्तर में गंगा नदी और पूरब में फल्गु में फैला हुआ था। मैंने दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा नदी और पूरब में फल्गु नदी के बीच में आपका मगध महाजनपद था। यह नदियां मगध के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी। ये जो नदियां थी, ये मगध का प्राकृतिक दुर्ग का काम करती थी। अब आइए महाजनपदों का वितरण देखें। कितना कितना, कहाँ कहाँ कौन कौन जनपद था। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। बिहार में 3 गो महाजनपद था। राजस्थान में 1 महाजनपद जो मत्स्य है, जो मरुस्थल क्षेत्र में था। 1 महाजनपद आपका मध्य प्रदेश में था। दक्षिण भारत में 1 था अस्मक। और भारत के बाहर कितने? अभी 2 महाजनपद भारत के बाहर थे। अब आती है ऐतिहासिक तथ्य देखा जाए। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीनतम नाम मलिन है। महाभारत और पुराणों में जो चंपा है, उसका प्राचीनतम नाम मालिनी है। क्या है नाम? मालिनी है। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। मल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। क्या लिख रहा? मल की जो राजधानी थी, मल की राजधानी कुशीनगर, वहां पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुआ था। अब आता है महाजनपदों का स्रोत क्या क्या है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है।
जबकि जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा है। कान्यकुब्ज कन्नौज में पंचाल राज्य के अंतर्गत आता था। जो कान्यकुब्ज कन्नौज था वो पंचाल राज्य के अंतर्गत ही आता था। अंग का पहली चर्चा अथर्ववेद में की गई है। जो अंग है उसकी पहली चर्चा अथर्ववेद में की गई है। अंग जनपद का पहली बार चर्चा कहाँ मिलता है आपको? तो अथर्ववेद में मिलता है। अब आइए मगध साम्राज्य का उदय देखें। कौन सा साम्राज्य? मगध साम्राज्य का उदय देखें। 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य का प्रारंभ में एक छोटा था। मगध साम्राज्य प्रारंभ में छोटा था। यह पाटलिपुत्र के राजगीर तक फैला। या मात्र पाटलिपुत्र, आज के मात्र पाटलिपुत्र से ये राजगीर तक ही फैला हुआ था प्रारंभ में। पर बाद में मगध के शासकों की इसकी सीमा को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला दिया। कहाँ? मगध के शासकों ने इसकी सीमा बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला दी थी। हिमालय से लेकर सतपुरा तक इसका विस्तार हुआ। हिमालय से लेकर सतपुरा तक, यहाँ देखिए, बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक और हिमालय से लेकर सतपुरा तक इसका विस्तार किया यहाँ के शासकों ने। मगध पे शासन करने वाले वंश कौन कौन थे? मगध महाजनपद पे कुल 7 वंशों का शासन हुआ। मगध महाजनपद कितने वंशों का शासन हुआ था? तो 7 राजवंशों का शासन हुआ, जिसका ट्रिक है हसीन मासुकासा। इसका ट्रिक क्या है? हसीन मासुकासा। ह से आ जाएगा आपका हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से शिशुनाग वंश, कर्ण से कण्व वंश और स से सातवाहन वंश। हम लोग सभी वंशों का भी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले मगध का प्रारंभिक राजवंश। हर्यक वंश से भी पहले कुछ हम लोग को मिलता है। जैसे देखिए, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध पर सबसे पहले वृद्धत वंश का शासन था। हम लोग जैसे कहते हैं ना, हर्यक वंश शुरू हुआ। हर्यक वंश से तो हमें साक्ष्य मिला था, पर उसके पहले भी महाभारत और पुराणों में मगध पे शासक वृद्धत वंश का माना जाता है। इसके संस्थापक वृद्धत थे। राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी थी। इसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज राजधानी थी। गिरिब्रिज राजगिरी इसकी राजधानी थी। अब आइए जरासंध विद्रुत वंश। जरासंध विद्रुत वंश, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। जरासंध जो विद्रुत वंश का ही था, ये जरासंध, यह वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। इसे पूरे उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। ये पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। पांडव और कृष्ण के विरोध के कारण इसे सफलता नहीं मिली थी। जो जरासंध है ना, ये महाभारत के समय का है। और जो पांडव और कृष्ण भगवान ने मिलकर इसकी सफलता को नहीं जाने दिया था। भीम के हाथों में मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया था। भीम के हाथों में मल्ल युद्ध में जरासंध मारा जाता है। विद्रुत वंश का पतन। जरासंध का पुत्र उसका शासक बना। जरासंध का पुत्र उसका शासक बना। अंतिम शासक इसका रिपजु था। जरासंध तो मर गया, उसका अंतिम शासक कौन बना? रिपजु बना, जिसकी हत्या उसके पुत्र मुलिक ने कर दी थी। जिसकी हत्या उसके मंत्री कुलिक ने कर दी। उसके मंत्री कुलिक ने कर दी। बाद में घाटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या कर अपना पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। किसने? घाटिया नामक स्थान पर घाटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या करके उसके पुत्र बिंबिसार को गद्दी पे बैठाया। ये बहुत डिटेल हो गया, पर पूछा जाएगा अब यहाँ से जो एग्जाम में आता है वो ये रहा। हर्यक वंश 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व। ऐतिहासिक साक्ष्य कम होने के कारण हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। हम लोग जैसे पढ़े ना जरासंध और विद्रुत वंश, उसके बारे में साक्ष्य हमें सिर्फ महाभारत और पुराणों में मिलता है, पर जो सॉलिड साक्ष्य होता है वो हमें हर्यक वंश से ही मिला है, जो 544 से 412 ईसा पूर्व तक चला। ऐतिहासिक साक्ष्य कम होने के कारण हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिब्रिज थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिब्रिज थी। बिंबिसार की उपलब्धियां क्या क्या थी? बिंबिसार 52 वर्षों तक शासन किया। कब तक शासन किया? तो 52 वर्षों तक शासन किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को बदल दिया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को ही इसने प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया था। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया था। यह स्थायी सेना रखता था। पूछेगा इतिहास में सबसे पहले स्थायी सेना किसने रखा था? तो बिंबिसार ने रखा था। हर्यक वंश के इसने स्थायी सेना रखता था। अंग राज्य के शासक वृद्धत को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। जो बिंबिसार था उसने अंग राज्य के शासक वृद्धत को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया था। बिंबिसार की वैवाहिक नीतियों के बारे में आइए पढ़ते हैं। बिंबिसार के विवाह के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। पहली पत्नी
महाकौशला थी। बिंबिसार की पहली पत्नी कौन थी? महाकौशला थी। कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। महाकौशला कौन थी? तो कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी ये। इसे दहेज में काशी प्राप्त हुआ और 1 लाख, जहां से 1 लाख का वार्षिक आय होता था। पूछेगा काशी को दहेज में कौन दिया था? तो कौशल के राज ने दिया था महाकौशला के बदले बिंबिसार को, और दहेज में काशी मिला और 1 लाख रुपए का वार्षिक आय हुआ। काशी मिलता दहेज में। वैवाहिक नीति और इसके देखिए, अब पहले पत्नी तो कौशल देखे, अब आइए दूसरी पत्नी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी दूसरी राजकुमारी चेलना थी। दूसरी पत्नी कौन थी इसकी? राजकुमारी चेलना थी। वैशाली नरेश चेतक की पुत्री। वैशाली नरेश चेतक की पुत्री। इसने अजातशत्रु को जन्म दिया। अजातशत्रु की माँ का नाम क्या था? तो राजकुमारी चेलना था। अजातशत्रु की माँ का नाम क्या था? राजकुमारी चेलना था। ये वैशाली नरेश चेतक की पुत्री थी। तीसरी पत्नी क्षेमा थी, जो पंजाब के मुर्द कुल की राजकुमार थी। तीसरी पत्नी का नाम क्या था? क्षेमा था, जो पंजाब के मुर्द कुल की राजकुमारी थी। चौथी पत्नी आम्रपाली हुई, वैशाली की गणिका जिसे कहते। चौथी पत्नी आम्रपाली हुई, जो वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार और धर्म का संबंध। रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपनाया और वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। रानी चेलना से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपनाया, वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह जैन और बौद्ध दोनों के समकालीन थे। यह जैन और बौद्ध दोनों के समकालीन थे। इसके पिता का नाम भटिया था। पिता का नाम क्या था? भटिया था। और पुराणों में बिंबिसार को छानिक कहा गया है। पुराणों में बिंबिसार को छेनिक कहा गया। पुराणों में बिंबिसार को छेनिक कहा गया है। बिंबिसार और अवंती। अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को पीलिया असाध्य रोग हो गया था। अवंती के एक राजा थे चंद्रप्रोदित, उन्हें पीलिया नामक असाध्य रोग हो गया था। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा और स्वस्थ होने पर उन्हें अवंती के मगध के अधीन कर दिया। और स्वस्थ होने पर उन्हें अवंती को मगध के अधीन कर दिया। फिर आता है बिंबिसार की मृत्यु। बिंबिसार के छोटे छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। बिंबिसार छोटे छोटे राज्यों से युद्ध करके जीत लेता था। उसने वैशाली पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी में कर दी। बिंबिसार की हत्या कौन किया था? उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। 492 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दिया। और इसने वैशाली पर आक्रमण किया था, पर उसे जीत नहीं पाया था। एक बात याद रखिएगा। अब आइए आगे देखें। अजातशत्रु 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व। अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका उपनाम कुनिक था। इसका उपनाम क्या था? कुनिक था। इसका उपनाम कुनिक था। पिता की हत्या के कारण इसे प्रत्यहंता भी कहते हैं। इसने पिता की हत्या कर दी थी, इसे इसलिए प्रत्यहंता भी कहते हैं। फिर आता है अजातशत्रु के कार्य। यह अपने मामा प्रसन्नजीत के पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। जो अजातशत्रु था ना, उसके मामा थे प्रसन्नजीत, उसकी पुत्री थी वजीरा। ये वजीरा से प्रेम करता था। सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर में किलेबंदी किया। पूछेगा राजगीर की किलेबंदी किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया था। राजगीर में 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। फिर आता खत्म हो गया अजातशत्रु का धर्म। इसके समय सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। अजातशत्रु के समय सबसे बड़ी घटना क्या बोलेंगे? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसके काल में राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में, याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगति होती है। इसने प्रारंभ में जैन और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। अजातशत्रु पहले में जैन धर्म को मानता था और बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद वैशाली विजय। इसके सहयोगी वर्षाक्रम की मदद से वैशाली पर आक्रमण कर जीत लिया। इसके पिता कौन थे? बिंबिसार थे। पर बिंबिसार ने वैशाली को नहीं जीत पाया, पर अजातशत्रु ने किसके सहयोग से? वर्षाकार के सहयोग की मदद से वैशाली पर आक्रमण करके जीत लिया। और युद्ध में 2 हथियार का उपयोग किया। यह जीतने के लिए कौन से हथियार का यूज किया था? इसने जीतने के लिए 2 हथियार का यूज किया, रथ मूसल और महाशिला कंटक। मालूम है आप लोग जो बाहुबली पिक्चर देखे हैं, उसमें भी रथ मूसल और महाशिला कंटक का उपयोग हुआ है। वही 2 हथियार। जैन धर्म के पहले उपांग और महावीर के अजातशत्रु के रिश्तों का वर्णन है। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्तों का भी वर्णन है। आइए अजातशत्रु का अंत कैसे होता है? इसने 16 वर्षों तक मगध पे शासन किया। इसके 2 पुत्र थे, उदयभद्र और उदयनीन। अजातशत्रु कितने पुत्र थे? उदयभद्र और उदयनीन थे। इसके पुत्र उदयनीन ने इसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और उदयनीन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसी से प्रत्यहंता वंश भी कहते हैं। अब आइए उदयनीन के बारे में पढ़े। इसकी राजधानी कुसुमपुर
पुरुषपुर को बनाया, इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर या पुरुषपुर को बनाया। इसने कुसुमपुर आगे चल के पाटलिपुत्र कहलाया। और यही कुसुमपुर पूछेगा पाटलिपुत्र का पहले का नाम क्या था, तो कुसुमपुर था। पाटलिपुत्र के पहले का नाम कुसुमपुर। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर या पुरुषपुर को बनाया, जो आगे चल के पाटलिपुत्र कहलाया। इसकी माता का नाम पद्मावती था। उदयनीन की माता का नाम क्या था, पद्मावती था। इसका अन्य नाम उदागी या उदयभद्र भी कहते हैं। इसका अन्य नाम उदागी या उदयभद्र भी कहते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना पिता की हत्या के कारण बौद्ध धर्म में इसे प्रत्यहंता कहा है। उदयनीन ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। उदयनीन ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। यह पहले चंपा का उपराजा हुआ करता। यह पहले जो उदयनीन था वो पहले चंपा का उपराजा हुआ करता था। अब आ जाइए उदयनीन का अंत कैसे होता है। इसने अपनी राजधानी को जैन चैत्य का निर्माण कराया। इसने अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण कराया था। इसकी हत्या इसके किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोद कर दी गई। उदयनीन की हत्या कौन किया, किसी अनजान व्यक्ति ने इसे चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दिया था। हर्यक वंश का पतन। उदयनीन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। उदयनीन का पुत्र कौन था, तो नागदशक था, जो एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी। हर्यक वंश के जो नागदशक हुआ उसका हत्या किसने कर दिया, शिशुनाग ने कर दिया। और शिशुनाग ने नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया। अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। इसके संस्थापक शिशुनाग थे 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व तक। इसने अवंती और वस्त्र राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसने अवंती और वस्त्र राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। राजधानी पाटलिपुत्र से हटकर वैशाली को बनाया। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटकर वैशाली को बनाया। फिर आता है आपका कालाशोक। शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक शासक बना। शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक शासक बना। पुराणों में पुराण और दिव्यावादन का नाम इसका काकवन भी है। पुराणों और दिव्यावादन में कालाशोक को काकवन भी कहा गया है। इसने राजधानी वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को बना दिया। इसने अपनी राजधानी को वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को बनाया था। फिर आता है कालाशोक की उपाधि क्या क्या थी। इसने द्वितीय बौद्ध संगीति किया था। पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने किया और इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया था। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। पूछेगा परंतु पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय है। पूछेगा ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक कौन है, तो कालाशोक को कहता है, परंतु पुराणों में इसे क्षत्रिय भी कहा गया है। शिशुनाग वंश का अंत कैसे होता है, तो इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की हत्या महापद्मानंद ने कर दी थी। नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी थी, महापद्मानंद ने कर दी थी। शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना हुई थी और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना होती है। अब आ जाइए नंद वंश के बारे में पढ़ते हैं। नंद वंश क्या है, तो 344 से 323 ईसा पूर्व। डेट याद नहीं करना है आपको, बस उतना टेंशन नहीं लीजिए। नंद वंश के संस्थापक कौन है, तो महापद्मानंद। आपको बस याद रखना है कि नंद वंश के संस्थापक कौन है, तो महापद्मानंद। सर्वाधिक शक्तिशाली था ये। पूछेगा नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो महापद्मानंद था। जाति क्या थी इसकी, तो शूद्र या नाई भी कहते हैं या इसे नापित भी कहते हैं। उपाधि इसकी क्या थी, तो इसको सर्वछात्रक क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहते हैं। इसकी उपाधि क्या थी, सर्वछात्रक क्षत्रियों का नाश करने वाला इसकी उपाधि दी जाती है। इसके बाद आता है महापद्मानंद या भार्गव, दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। महापद्मानंद को इसे भार्गव या दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक इसे माना जाता है। इसे केंद्रीय शासन पद्धति का जनक माना जाता है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि इसके परम मित्र थे। जो व्याकरण के आचार्य पाणिनि है ये महापद्मानंद के मित्र हुआ करते थे, परम मित्र थे, मित्र भी नहीं परम मित्र हुआ करते थे। अब आता नंदवंश की विद्वता और धन। इस काल का उपकर्ष वर्षा, रुचि और कालातिनक जैसे विद्वान रहते थे। इसका जो साम्राज्य था यहाँ पे उपवर्ष, वर्षा, रुचि और कार्तायन जैसे विद्वान हुए करते थे। चीनी यात्री हेनसनांग ने इस वंश में धन दौलत का वर्णन किया है। जो चीनी यात्री हेनसनांग हुआ वह इस वंश के धन दौलत का वर्णन किया है। इस वंश का शासक एक राष्ट्र की विचारधारा दी थी। इसी वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दी। एक राष्ट्र की विचारधारा किसने दी थी, एक राष्ट्र की विचारधारा तो महापद्मानंद ने और नंदवंश ने दिया था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब आता महापद्मानंद का विजय।
ये पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी पार विंध्य पर्वत के दक्षिण पे विजय प्राप्त किया। पहले लोग क्या था कि विंध्य घाटी को पार नहीं करते थे, पर इसने ये पहले शासक थे जिसने गंगा घाटी को पार कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय प्राप्त की थी। कलिंग जीत कर एक राट और एक छत्र की उपाधि लिया। महापद्मानंद ने कलिंग को जीत लिया और एक राट और एक छत्र की उपाधि लिया। कलिंग जीत कर पूरी तरह मगध में मिला नहीं पाया। इसने कलिंग जीत तो लिया पर इसको पूरी तरह मगध में मिला नहीं पाया था। फिर कलिंग जीता, इसीलिए इसे एक राट या एक छत्रक भी की उपाधि लिया था इसने। फिर आता है इसका धनानंद। नंद वंश का दूसरा शासक पांडुक था। नंद वंश का दूसरा शासक कौन था? पांडुक था। उसका अगला शासक धनानंद हुआ। मेन तो धनानंद के बारे में पढ़ना है। यह क्रूर, लालची और धनग्राही था। धनानंद कैसा था? यह क्रूर था, लालची था और धन संग्रही शासक था। इसने कलिंग के में नहर निर्माण का कार्य किया। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। फिर आता धनानंद और सिकंदर। धनानंद सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। जब सिकंदर आक्रमण किया था ना, उस समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद था। धनानंद की विशाल सेना को देखकर सिकंदर की सेना का हौसला पस्त हो गया था। सिकंदर जैसे विश्व विजेता की वापसी का लौटना पड़ा था। अब आइए नंद वंश का पतन कैसे होता है। सिकंदर के जाने के बाद मगध में अव्यवस्था और अशांति फैल गई थी। सिकंदर के जाने के बाद मगध में अव्यवस्था और शांति फैल गई। प्रजा धनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थी और धनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके दरबार से निकाल भी दिया था। अब आता है निकाल दिया, तब क्या होगा ये देखिए। मौर्य वंश की स्थापना होगा। मौर्य वंश चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से अराजकता का लाभ उठाया और धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना किया। कैसे किया? चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से अराजकता का लाभ उठाया और धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना किया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब आगे क्या होता है? विदेशी आक्रमण की पृष्ठभूमि। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी हम लोग विदेशी पृष्ठभूमि देखते हैं कैसे कैसे है, क्योंकि हम लोग जान गए कि धनानंद की मृत्यु हो गया। अब हम लोग साइड में चलते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र मगध शक्तिशाली था और राजनीतिक स्थिरता थी, किंतु पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो पंजाब में छोटे छोटे कमजोर शासक हुआ करते थे। इसी कारण विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किए हैं। पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किए हैं, जैसे फारसी या ईरान का आक्रमण। भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान या फारस के हकमनी वंश ने किया था। पूछेगा भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरान या फारस के हकमनी वंश ने किया था। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस तृतीय था। हकमनी वंश के संस्थापक कौन था? तो साइरस तृतीय था। डेलियालिसिस प्रथम रायदाब डेरियस वन दाइबार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। अब आइए देखिए फारस का प्रभाव। डेरियस प्रथम गंधार और कंबोज का शासक को हरा दिया। डेरियस प्रथम ने गंधार और कंबोज के शासक को हरा दिया और इसे भारत में फारसी शासन की विस्तार किया और इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। अब आ जाइए मकदुनिया या ईरानी आक्रमण। ईरान के बाद दूसरा आक्रमण यूनानियों ने किया था। ईरान के बाद दूसरा आक्रमण यूनानियों ने किया था। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। यूनान का राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। माता ओलंपिया थी। सिकंदर की माता का नाम क्या था? ओलंपिया था, जिसने अपने पति को जहर दे दिया था। अब आइए सिकंदर का परिचय। मूल नाम अलेक्जेंडर मेसोडानिया है। सिकंदर का परिचय क्या? इसका मूल नाम क्या है? अलेक्जेंडर मेसोडानियन है। इसका जन्म 556 ईसा पूर्व में मेसोडानिया पेला में होता है। मेसोडानिया पेला में होता है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में। इसकी पत्नी का नाम रुखसाना या रक्साना थी। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? तो रुखसाना या रक्साना था। फारसी शासक सहदारा की पुत्री थी या फारसी शासक सहदारा की पुत्री थी। सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर डेस मेसोडोमानियन था। सिकंदर के गुरु और घोड़ा कौन था? सिकंदर का घोड़ा का नाम था बेफाराल या ब्यूसी फेरस था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बेकराल या बीसू फेरस था। इसका गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के नाम पर झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया। गुरु परंपरा में देखा जाए तो सुकरात का शिष्य अरस्तु प्लेटो हुआ। प्लेटो का शिष्य अरस्तु हुआ। अरस्तु का सिकंदर कहा जाए। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटो का गुरु आपका सुकरात हुआ था। फिर आता है भारत में आगमन। सिकंदर का पहला सामना आपका तक्षशिला के राजा अंभी से हुआ। जब सिकंदर भारत में आया उसका पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार अंभी से हुआ।
अंबिक ने अधीनता स्वीकार कर ली, जबकि अंबी ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। सिकंदर ने ईरान में और अफगानिस्तान में विजय प्राप्त कर लिया। फिर आता है हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। कौन सा? हाइड्रोस्पेस का युद्ध 326। याद रखिए, इसका साल याद रखेगा। हाइड्रोस्पेस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में होता है। यह स्थान कहाँ था? झेलम नदी के तट पे था। अन्य नाम इसका क्या है? झेलम या विशिष्टता का युद्ध। हाइड्रोस्पेसिस के युद्ध को हम लोग झेलम का युद्ध या विशिष्टता का युद्ध भी कहते हैं। इसके बाद आता है युद्ध का परिणाम क्या हुआ? पोरस हार गया, परंतु उसकी वीरता देख सिकंदर ने उसे मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस के उसे राखी बांध दिया। पोरस के हाथों में राखी बांध दिया और सिकंदर की वापसी होता है। सिकंदर हिंदू कुश पर्वत या खैबर दर्रा पार करके भारत आया था। सिकंदर जो था हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। उसकी सेना ने व्यास नदी डाइफेनिया को पार करने से मना कर दिया, पर उसकी सेना ने व्यास नदी जिससे हाइफेनिया को पार करने से मना कर दिया था। व्यास नदी का रौद्र रूप देख सेना को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था और स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में इसकी मृत्यु होती है। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई। इसका कारण था डायरिया। इसकी आयु मात्र 33 वर्ष था और उसका मकबरा बेबीलोन में था। उसका मकबरा कहाँ था? बेबीलोन में था। अन्यथा देखा जाए तो बेबीलोन झूलता हुआ बगीचा या 7 अजीबों में से एक कहते हैं। बेबीलोन को झूलता हुआ बगीचा या 7 अजीबों में से एक था। सिकंदर भारत पे कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता। जो सिकंदर क्यों आया था? बहुत लोग कहते हैं कि वो कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत तक में 19 महीने तक रखा था। सिकंदर भारत में कितने दिन रहा था? 19 महीने तक रहा था। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? नियाकस, अर्नेस्टिकस और ऑस्ट्रोबुलियस। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? नियाकस, अर्नेस्टिकस और ऑस्ट्रोबुलस थे। थल सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटस। थल सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटस। जल सेनापति कौन था? निकायस था और उसका पुत्र सिकंदर चतुर्थ व माता रुखसाना था। उसका एक पुत्र था सिकंदर चतुर्थ जिसकी माता रुखसाना थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व विजेता सिकंदर के बारे में और कुछ जानते हैं। या वह लड़ाई में सेना के आगे रहता था। वह जब भी लड़ाई होता था ना, सिकंदर सेना में सबसे आगे रहता था। उससे उस समय ज्ञात दुनिया का 60% भाग जीत लिया था। सिकंदर ने दुनिया में जितना दुनिया था उसका 60% भाग को जीत लिया था। जीते गए क्षेत्र में कौन कौन आता था? एशिया माइनर, वो आज का तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार और कंबोज था। पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना किसने दिखाया था? तो अरस्तु ने दिखाया था। अब आइए हम लोग, अब ये खत्म हो गया सिकंदर। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है मौर्य वंश। कौन सा चैप्टर है? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में जानकारी कई स्रोतों में है। जैसे पुरातात्विक स्रोत जूनागढ़ अभिलेख, राहगौर अभिलेख में है। पुरातात्विक स्रोत में देखा जाए तो जूनागढ़ अभिलेख, राहगौर अभिलेख में है। अशोक के अभिलेख, भवन स्तूप में की गुफाएं। अशोक के अभिलेखों में भवन स्तूप और गुफा में मिलता है। मौर्य वंश के अन्य स्रोत क्या क्या है? जैसे मौर्य वंश का अन्य जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? तो मुद्रा या पंच आहार से, मृदभांड, काली पॉलिश वाले से। और इसके विदेशी विवरण कहाँ से मिलता है? इंडिका, मेघना स्तीज, ऑस्टिन और जस्टिन से। इंडिका के मेघना स्तीज, ऑस्टिन और जस्टिन से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य वंश के फिर से देखिए, मौर्य वंश का हमें 2 जगह से जानकारी मिलता है। एक मिलता है हमें पुरातात्विक स्रोत से, दूसरा मिलता है हमें विदेशी यात्री के विवरण से। पुरातात्विक स्रोत देखा जाए तो जूनागढ़ के अभिलेख सागौर के अभिलेख से मिला। जूनागढ़ का जो अभिलेख सागौर था, जूनागढ़ अभिलेख और सागौर अभिलेख से मिला। अशोक के अभिलेख से मिला। भवन स्तूप और गुफा से हमें इसकी जानकारी मिली। जबकि मौर्य वंश की जानकारी का और मुद्रा, पंचमार्क, मृदभांड, काली पॉलिश वालों से मिला। और विदेशी यात्री से भी मौर्य वंश के में जानकारी मिलता है। जैसे इंडिका, मेघना स्तीज से, ऑस्टिन और जस्टिन से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब आ जाइए मौर्य वंश का साहित्यिक स्रोत क्या क्या है? तो पुराण, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी। साहित्यिक स्रोत क्या क्या है? तो पुराण, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी है। मुद्रा, राक्षस, विशाखदत्त, जैन और बौद्ध ग्रंथ है। मुद्रा क्या है? तो राक्षस, विशाखदत्त है, जैन और बौद्ध ग्रंथ है इसकी।
कथा इसकी कौन सा है? तो सरित सागर, वृहत कथा मंजरी, जैन ग्रंथ और कपिल सूत्र है। इसका साहित्यिक स्रोत कहाँ कहाँ मिलता है? तो सरिता सागर में, वृहत मंजिरा, जैन ग्रंथ और कपिल सूत्र में मिलता है। फिर आता है, हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यह प्राचीन भारत के राजवंश था जिसमें 137 वर्षों तक भारत पर राज्य किया। मौर्य वंश ने कितना साल तक शासन किया? 137 वर्षों तक किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य को जाता है। इसने नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित कर दिया। इसने नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित कर दिया। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन कैसा था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पे बैठा था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पे बैठा था। उसकी माता का नाम मोरा था। चंद्रगुप्त की माता का नाम मोरा था और उसके संस्कृत का अर्थ मौर्य होता है। उसकी माता का नाम मोरा और जिसमें उसके संस्कृत का अर्थ मौर्य होता है, इसीलिए इस वंश को मौर्य वंश कहते हैं। उसकी शिक्षा, चंद्रगुप्त की शिक्षा कहाँ हुई थी? तो तक्षशिला में चंद्रगुप्त की शिक्षा हुई थी। मौर्य काल की शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला है। मौर्य काल की शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। इसके बाद आता है विशाख दत्त और साम्राज्य विस्तार। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरशल निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया है। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरशल या निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया है। उत्तर में इसका विस्तार कहाँ था मौर्य साम्राज्य का? उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक या मैसूर तक था। उत्तर पश्चिम में फारस, ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। सेलुकस निकेटस का आक्रमण। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमणकारी सेलुकस निकेटस ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमणकारी सेलुकस निकेटस ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया था। संधि और विवाह देखा जाए, चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटस की बेटी कार्लेनिया हिलना से विवाह कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटस की बेटी कार्लेनिया से, जिसे हेलेना भी कहते, उसे विवाह कर लिया और दहेज में 4 प्रांत मिला। कौन कौन? एशिया में हेरात मिला, आर्कोमेनिया कंधार का मिला, जोडोशिया बलूचिस्तान में मिला और पेनिडाइडिस काबुल में मिला। कौन कौन? एरिया हेरात का मिला, आर्केसिया कंधार में मिला, जोडोशिया बलूचिस्तान में मिला और पेरिनिसाइडल काबुल में मिला। इस बात का उल्लेख हमें एरपियापस नामक यूनानी दूत मिलता है। ये जो दहेज में इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलता है? एपियानस नामक यूनानी ही देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। फिर आता है मेगनास्तीज और पाटलिपुत्र। सेलुकस निकेटस ने अपना एक राजदूत मेगनास्तीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहते हैं। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीब्रोथा कहते हैं। अब आइए मुद्रा राक्षस और विवाह। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश का पतन तथा मौर्य वंश का उदय की चर्चा है। विशाख दत्त के पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश का पतन और मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। इसके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद का अंत कर दिया। इसके अनुसार चाणक्य ने के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर दिया और चंद्रगुप्त ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह भी कर लिया था। चंद्रगुप्त ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह भी कर लिया था। इंडिका और समाज। मेगनास्तीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मेगनास्तीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका के लेखक मौर्य काल के समाज को 7 वर्गों में बांटा है। इंडिका के लेखक ने मौर्य काल को समाज को 7 वर्गों में बांटा है। 7 वर्ग कौन कौन थे? एक था दार्शनिक, फिर है अहिर या पशुपालक, फिर सैनिक, फिर किसान, फिर निरीक्षक, फिर कारीगर, फिर सभादार, मंत्री। समाज को इंडिका के अनुसार समाज कितने भागों में था? 7 भागों में। दार्शनिक था, फिर अहिर या पशुपालक थे, सैनिक थे, किसान थे, निरीक्षक थे, कारीगर थे, सभादार या मंत्री थे। फिर आता है इंडिका के अन्य तथ्य क्या है? इनमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारत में लिखने की कोई रुचि नहीं थी। चाणक्य और अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। इसी समय मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी हमें चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है।
फिर आता है अर्थशास्त्र की विशेषता क्या थी। तो इस अर्थशास्त्र की विशेषता क्या थी। यह एक राजनीतिक और प्रशासनिक पुस्तक है। इसमें कुल 15 अध्याय थी। इस पुस्तक में राज्य सिद्धांत की चर्चा है। कहा गया है कि एक मजबूत राजा को सप्तांग सिद्धांत का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए। एक मजबूत राजा को सप्तांग सिद्धांत का पालन करना चाहिए। सप्तांग सिद्धांत का पालन करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी में महास्थान अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान किया था, जिसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से मिलता है। दक्षिण विजय के बारे में जानकारी हमें तामिल ग्रंथ आहारनूर या नूरहार अर्थात अशोक के अभिलेख से मिलता है। दक्षिण विजय के बारे में हमें जानकारी तामिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलता है। आइए अकाल और राहत। गोरखपुर में स्थित सागौर प्राप्त अभिलेख में अकाल के दौरान राहत कार्यों की चर्चा है। यह कार्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए थे। गोरखपुर में स्थित जो सागौर ताम्र अभिलेख में से हमें अकाल और राहत के कार्यों की चर्चा मिलती है, और यह कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए थे। फिर आता है अंतिम समय में जैन धर्म। जैन ग्रंथ राजावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। जैन ग्रंथ राजावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया था। भद्रबाहु के नेतृत्व में दिया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला गया और 298 ईसा पूर्व में सलेखना संथारा विधि से उसने प्राण त्याग दिए थे। अब आइए सुदर्शन झील या जूनागढ़। फिर आता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। कौन। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जो गिरनार गुजरात से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी भी मिलती है। आ जाइए, हम लोग राजा के 7 अंग सप्तांग को पढ़ेंगे। हम लोग उसके पहले पढ़े थे ना कि चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र, उसमें राजा के 7 अंग सप्तांग सिद्धांत को दिया है। उसको देखते हैं। शरीर की जिस तरह शरीर के अंगों के समान राज्य के भी 7 अंग होते हैं। जिस तरह हमारे शरीर में अंग होता है, उसी तरह राज्य के भी 7 अंग होते हैं। सबसे पहले होता है राजा स्वामी, जो इसका शीर्ष है, इसका सर है। मंत्री अमात्य इसकी आंखें हैं। जनपद का क्षेत्र जनसंख्या इसकी पैर है। दुर्ग और किला इसकी बाहें हैं। दुर्ग और किला क्या है। इसकी बाहें हैं। कोश इसका मुख है। और जबकि दंड या न्याय इसका मस्तिष्क है। और मित्र और सहयोगी इसके कान हैं। अब आइए चाणक्य का कुछ परिचय देखें। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। यह तक्षशिला के विश्वविद्यालय का आचार्य था। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य ने तक्षशिला का एक ब्राह्मण थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का नाम। चाणक्य का नाम गुनी था। चाणक्य का नाम क्या था। चाणक्य का पिता का नाम गुनी था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंडोकोटस शब्द का प्रयोग किया। किसने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंडोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। विल्सन जोन्स ने यह पहचान कराया है कि सैंडोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य था, जबकि विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया है कि सैंडोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य था। फिर आता है प्लूटनाक का विवरण। प्लूटनाक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंडोकोटस शब्द का प्रयोग किया, जबकि प्लूटाक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। प्लूटनाक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। फिर आता है बिंदुसार। या चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार कौन था। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। उसका माता का नाम दुर्धरा था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और जिसकी पत्नी का नाम दुर्धरा था। इसके राज्य का संचालन चाणक्य करते थे। इसकी पत्नी का नाम चारुमिता या सुभादागी थी। बिंदुसार की पत्नी का नाम क्या था। चारुमिता और सुभादागी थी। बिंदुसार के पुत्र दरबार के बारे में जाना जाए तो इसके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तिष्म था। बिंदुसार का पुत्र का नाम क्या क्या था। सुसीम, अशोक और तिष्म था। इसके दरबार में सीबिरिया के नरेश एट्रोकोरस तथा राजदूत डायमेकस को भेजा था। इसने इसके दरबार में सीरिया के नरेश एट्रियोकोस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। डायमेकस को किसने भेजा था। तो सीरिया के नरेश एड्रियोटोकोस ने भेजा था और इसे मेगनस्तीस का उत्तराधिकारी भी माना जाता है।
इसने सीरिया नरेश से कुछ मांगे की थी। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से 3 चीजें मांगी थी। एक मांगा था अंजीर, दूसरा मांगा था मीठा शराब, तीसरा मांगा था दार्शनिक को मांगा था। उसका उत्तर में राजा एरिट्रेस ने प्रथम जंजीर अंजीर और मीठा शराब तो दे दिया, परंतु दार्शनिक देने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया के दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। फिर आता है मिस्र का राजदूत। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉमली द्वितीय ने अपना राजदूत डायमेकिसिया को भेजा था। मिस्र के राजदूत ने बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉमली द्वितीय ने अपना राजदूत डायमेसिया को भेजा था। फिर आता तक्षशिला विद्रोह। बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर के 2 बार विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुआ था। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, और सुसीम ने इस विद्रोह को दरबारने में असफल रहा था। तो अशोक द्वारा बिंदुसार के छोटे पुत्र अशोक ने तक्षशिला भेजा गया, और अशोक ने से अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने क्रूरता से विद्रोह को दबा दिया था। अशोक ने क्रूरता से इसे दबा दिया। और अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार का धर्म, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। इसकी स्थापना मोकलीपुत्र गौसल ने की थी। इसकी स्थापना मोकलीपुत्र गौसल ने किया था। फिर आता है बिंदुसार का अन्य नाम। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक भी कहते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात या शत्रु विनाशक भी कहते हैं। वायु पुराण में इसे भद्रसार भी कहा गया, जबकि वायु पुराण में इसे भद्रसार भी कहा गया है। जैन धर्म में इसे सिंहसेन कहा गया, जबकि जैन धर्म में इसे सिंहसेन कहा गया। जैन धर्म में इसे सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार यह अपने शासनकाल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता था। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता। भारतीय इतिहास में इसे पिता का पुत्र और पुत्र का पिता की उपमा दी जाती है। पूछेगा पिता का पुत्र या पुत्र का पिता की उपमा किसे दी जाती है? तो बिंदुसार को दी जाती है, क्योंकि उसके पिता चंद्रगुप्त जैसे महान शासक और अब पुत्र इसका अशोक जैसा महान शासक, और ये कुछ नहीं कर पाया, नाकाम। अब आता है अशोक, सम्राट अशोक का परिचय। इसका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। इसके पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम सुबदागी था। इसके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुबदागी था। माता को धर्मा के नाम से भी जाना, इसकी माता को धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी माता को धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या कर एक कुएं में डाल दिया था। वह कुआं आज भी पटना में अगम कुआं के नाम के स्थान पर स्थित है। अगम कुआं के नाम के स्थान पर स्थित है। राजाभिषेक और कलिंग आक्रमण। 659 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 661 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। राज्याभिषेक पूछेगा कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 661 ईसा पूर्व में, और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया था। राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया था। यह जानकारी कलिंग आक्रमण की हमें जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। पूछेगा कलिंग जानकारी आपको कहाँ से मिला? तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग के राजा नंदराज थे। इसके समय क्या था? यह कहाँ से मिला? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से तो मिला। और यह अभिलेख के अनुसार कलिंग का आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कौन था राजा? तो उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। अशोक का हृदय परिवर्तन। कलिंग के भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और उसने भरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्मा घोष का स्थान लिया। और उसने क्या किया? उसने भरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना किया उसने। कलिंग युद्ध का कारण क्या था? ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। बौद्ध धर्म को अपनाना। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसे बौद्ध धर्म में अपनाने की प्रेरणा उसके भतीजे निग्रोध ने दिया था, जबकि बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दिया था। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त ने दिया था। फिर आता अशोक का धर्म। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को अपनाने लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, वो सिर्फ उसको व्यक्तिगत धर्म के रूप में मानता था अशोक। बौद्ध धर्म का प्रचार। अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? बेटा को महेंद्र और बेटी को संघमित्रा श्रीलंका भेजा। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म चक्र में प्रथम देखा जाए तो महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे। धर्मारक्षित
महाराष्ट्र गया था। सोना और उत्तरा स्वर्ण भूमि म्यांमार गए थे। महारचित महारचित यवन वंश गए थे। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक में महादेव कहाँ गए थे? मैसूर गए थे। मझियम कहाँ गए थे? हिमालय क्षेत्र गए थे। मुजीद कहाँ गए थे? कश्मीर और गंधार गए थे। मेन दो ही चीज पूछता है इसमें। महेंद्र संघमित्रा कहाँ गए थे? श्रीलंका। बस यही पूछता और कुछ नहीं पूछता। और धर्म महारचित कहाँ गए थे? महाराष्ट्र में। और ज़्यादा नहीं कुछ पूछता कि कहाँ कहाँ भेजा था, बस धर्मा और संघमित्रा के बारे में पूछता है एग्जाम में। अशोक के धर्म का यात्रा का क्रम देखा जाए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष धर्म यात्रा प्रारंभ की थी। अब कब किया? 8वें वर्ष में उसने धर्म यात्रा प्रारंभ की। सबसे पहले वो बौद्ध गया गया, फिर वो कुशीनगर गया, फिर वो लुम्बिनी गया, फिर वो कपिलवस्तु गया, फिर वो सारनाथ, फिर श्रावस्ती गया। कैसे कैसे गया? बोध गया से कुशीनगर, कुशीनगर से लुम्बिनी, लुम्बिनी से कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से सारनाथ, सारनाथ से श्रावस्ती गया वो। फिर आता है बोध गया और लुम्बिनी। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया यात्रा किया था। इसके बाद वह 20वें वर्ष तक लुम्बिनी की ग्राम की यात्रा की थी। वहां पे टैक्स को घटाकर 1/8 भाग करने की घोषणा भी करता है वो। तृतीय बौद्ध संगीति। अशोक के काल का तीसरा बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्त को बनाया गया। इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस्त को था। अब आइए श्रीलंका और अशोक के बारे में जानिए। श्रीलंका के राजा सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। जो श्रीलंका के राजा थे उन्होंने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहनशील था। अशोक जो था वो धार्मिक रूप से सहनशील था। नोट, श्रीलंका के राजा अशोक ने उपदेशों का पालन करता था, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। अशोक की मुद्राएं। अशोक के समय कौन कौन सी मुद्रा थी? सोने को स्वर्ण था, चांदी का कर्षण था, तांबे का ककारनी था। सोने में क्या था? स्वर्ण था, चांदी का कर्षण था, काकर्षण था, और तांबे का काकरनी था। आजीवक संप्रदाय और गुफाएं। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान दी थी। आजीवक संप्रदाय और गुफाएं। देखो, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान में दिया था। सुदामा का, कर्ण का, चौपड़ का, विश्व झोपड़ी का। कर्ण किसका दिया? सुदामा का, कर्ण का, चौपड़ का और विश्व झोपड़ी की गुफाएं दान में दिया था। आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा और नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान की थी, जबकि जो नागार्जुन गुफा था आजीविकों को वो दशरथ के द्वारा दी गई थी। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। अशोक की पत्नियां। अशोक की टोटल 5 पत्नियां थी। कौन कौन थी? असंधिता, देवी, कारुवाकी, पद्मावती और नित्यारक्षक। अशोक की कौन कौन पत्नी थी? असंधिता, देवी, कारुवाकी, पद्मावती। 1 मिनट, सॉरी माफ कीजिएगा। अशोक की पत्नियां। अशोक की 5 पत्नियां थी। असंहिता, देवी, कारुवाकी, पद्मावती और नत्यारक्षक। अशोक की 5 पत्नियां कौन कौन थी? असंधिता, देवी, कारुवाकी, पद्मावती और नत्यारक्षक थी। अशोक का पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवाकी का था। अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो कारुवाकी का था। कारुवाकी के कहने पर ही अशोक ने गृह त्याग दिया था। कारुवाकी के कहने पर ही अशोक ने क्या किया था? गृह त्याग दिया था। कल्हन। अब आइए कश्मीर और नेपाल का अधिकार देखते हैं। कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी का पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। अशोक का जो अधिकार था राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की। हम लोग का आज का जो श्रीनगर नगर है ना, वो अशोक ने ही बनाया था झेलम नदी के तट पर। नेपाल के ललितपत्तनम और देवीपत्तनम नामक नगर भी बसाए थे, जबकि नेपाल में ललितपत्तनम और देवीपत्तनम नामक नगर भी बसाया था अशोक ने। फिर आता अभिलेख का प्रयोग। अशोक ने भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपना संदेश को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक के अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डार्सियस दायाबाहु ने दिया था। अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस दरार और दायाबाहु ने से मिली थी। फिर आता अभिलेखों की भाषा और लिपि क्या क्या थी। पहला और दूसरा देखिए। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी। पूछेगा अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी, किंतु उसने 4 लिपियों का प्रयोग किया। उसने कितना लिपियों का?
4 लिपियों का प्रयोग किया। भाषा तो एक है प्राकृतिक, पर लिपि यहाँ पे 4 गए। पहला कौन है? ब्राह्मी लिपि। यह सर्वाधिक भारत में पाया गया। ब्राह्मी लिपि को ही भारत की लिपियों की जननी भी कहते हैं, एक बात याद रखिएगा आप लोग। सर्वाधिक भारत में पाई गई, जो बाएं से दाईं ओर लिखते थे या बाएं से दाईं ओर लिखते थे। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिला था। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिला था दाएं से बाईं ओर। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिला था दाएं से बाईं ओर ये जाते हुए मिला था। फिर आता है अरमाइक लिपि, यह अफगानिस्तान में मिला है। अरमाइक लिपि कहाँ मिला है? अफगानिस्तान में मिला है, जबकि ग्रीक लिपि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा में। फिर से देखिए, ब्राह्मी लिपि आपको पूरा देश में मिला है, जो बाएं से दाएं लिखे हैं। खरोष्टी लिपि हमें कहाँ मिला? पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिला, जो दाएं से बाएं लिखते हैं। और जबकि अरमाइक लिपि अफगानिस्तान में मिला, और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान के भी उत्तर सीमा में हमें ग्रीक लिपि मिला है। अब आइए इसकी खोज। अशोक के शिलालेखों को पहली बार टी फैथोलेर ने 1750 में खोजा था। अशोक के शिलालेखों को पहली बार टी फैथोलेर ने 1750 में खोजा था। अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने खोजा? टी फैथोलेर ने 1750 में खोजा। अशोक के अभिलेख के पढ़ने और समझने में पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिसप को मिली थी। पहला बार किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिसप ने 1837 में पढ़ा था। और इसको खोजा किसने था? टी फैथोलेर ने इसे खोजा था। टी फैथोलेर ने इसे खोजा था। अशोक के अधिकतर अभिलेखों में इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं की पसंद लिखा है। जबकि मध्य प्रदेश के गुजरा और कर्नाटक में मस्की, नेदुर और उद्घोषण अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक मिलता है। फिर देखिए, अशोक ने अपने अधिकार के अभिलेखों का नाम देवनाम प्रियदर्शी रखा, जो देवताओं को पसंद है। जबकि मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कौन सा? मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटक के मस्की में मध्य प्रदेश का गुर्जरा और कर्नाटक के मस्की में नेदूर और उद्घोतन में कौन कौन? कर्नाटक का मस्की, नेदूर और उद्घोतन अभिलेखों में अशोक ने स्पष्ट नाम अशोक लिखा है। फिर आता है भानु अभिलेख में अशोक ने मगध सम्राट लिखा है। पूछेगा मगध सम्राट कहाँ पे लिखा हुआ है? तो भानु अभिलेख में लिखा हुआ है। असम के अशोक का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। असम में अशोक का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। इससे पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के बाहर था। फिर आता है स्तूप और अभिलेख और वर्गीकरण। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, वीर्यद और लघु, स्तंभलेख, दीर्घ और लघु, और गुहालेख गुफाओं में। अभिलेख कितना है? 3 तरह का अभिलेख है। पहला है शिलालेख वीर्यद और लघु में, स्तंभलेख लघु और दीर्घ और लघु में, और गुहालेख गुफाओं में मिलता है। यह आइए सबसे पहले आपसे अशोक के शिलालेखों को पहले पढ़े। तो 14 को उसका टोटल शिलालेख था। अब हम लोग उसके 14 को शिलालेखों को पढ़ेंगे। तो पहला शिलालेख है, इस पे अहिंसा का बल, पशु बलि पे रोक, और सभी मनुष्य मेरे बच्चे के समान है। पहला शिलालेख में क्या बोला? कि मैं अहिंसा पे बल दूंगा, पशु बलि पे रोक लगाता हूँ, और सभी मनुष्य मेरे बच्चे के समान है। द्वितीय शिलालेख में बोला कि पशु चित्कर्ष होना चाहिए। दक्षिण भारत के राज्य चेर, पांड्य, श्रीलंका, केरल पुत्रम और सत्रिपुत्रम की चर्चा है, यहाँ चोल के नहीं है। पूछेगा दक्षिण भारत राज्यों की चर्चा कहाँ मिलता है? तो द्वितीय शिलालेख में मिला हुआ है। द्वितीय शिलालेख में इसमें क्या मिला? तो पशु चित्कर्ष और दक्षिण भारत के राज्यों को, जैसे चेल, पांड्य, श्रीलंका और केरल पुत्रम की चर्चा है। पूछेगा दक्षिण भारत राज्यों की चर्चा किसमें है? तो द्वितीय शिलालेख में है, और पशु चित्कर्ष की भी चर्चा है। आइए तीसरा शिलालेख देखा जाए तो यहाँ पे इसके अधिकारी, यहाँ पे 3 अधिकारियों की चर्चा। तीसरे शिलालेख में 3 अधिकारियों की इसमें चर्चा किया। एक है राजुक, एक है युक्तुक और एक है प्रादेशिक। धर्म प्रचार करने के लिए प्रादेशिक था। अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया। धर्म संबंधी कुछ नियमों को मानने को कहा है। अशोक का फिर चौथा शिलालेख में इसमें मेरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्मा घोष बौद्ध की नीति बोला। इसमें मेरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्मा घोष बौद्ध की नीति को अपनाने कहा। 5वां शिलालेख में धम्म महामात्रा अधिकार की चर्चा है। धार्मिक जीवन के देखरेख, समाज तथा वन व्यवस्था का उल्लेख किया है। आपका 5वां में धम्म महामात्रा अधिकारियों की चर्चा, धार्मिक जीवन का देखरेख, समाज तथा वन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है इसमें। फिर आता अशोक का 6ठा शिलालेख में अधिकार जन कल्याण के लिए जब चाहे मिल सकते हैं, आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात कही है। 7वां शिलालेख में धार्मिक युद्ध, विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। और तीर्थ यात्रा की चर्चा है। 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है। यह विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात का है, और यह सबसे बड़ा शिलालेख है, और तीर्थ यात्रा की भी इसमें चर्चा है।
फिर आता है आठवां शिलालेख। इसमें अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पूरा हुआ। देखिए, आठवां शिलालेख है, यहाँ पर धम्म यात्रा की चर्चा है और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ही प्रारंभ किया था इसने। और राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में वो गया जो आज का बोध गया है, और राज्याभिषेक के 24वें वर्ष वो लुम्बिनी गया। 10वें वर्ष में कहाँ गया? तो बोध गया। अब 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया है वो। फिर आता है 9वां शिलालेख। यहाँ छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख किया। 9वां शिलालेख में छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध है, सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। इसमें 10वां में धम्म का महत्व, राजा अधिकारी प्रजा हित में सोचे और धम्म नीति की व्याख्या किया। धम्म नीति की व्याख्या कहाँ पर है? तो 10वां शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या है। फिर 11वां शिलालेख में मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए, मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। 12वां शिलालेख में स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु स्त्री महामात्र की चर्चा है। इस प्रकार विचारों को सम्मान की बात कही। 12वां शिलालेख में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के हेतु स्त्री महामात्र की चर्चा है और हर प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही है। फिर आता है 13वां शिलालेख। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है, अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है, अब पड़ोसी राज्यों से संबंध है। 13वां शिलालेख में क्या क्या है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। और याद है, कलिंग युद्ध की चर्चा तो उसका 13वां शिलालेख में है, और हाथी गुफा अभिलेख में भी आपको मिलेगा कलिंग युद्ध की चर्चा। अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है, अब पड़ोसी राज्यों से संबंधों का उल्लेख है इसमें। फिर आता है आपका 14वां शिलालेख और आखिरी इसका शिलालेख में और इसमें लिखा है, मेरे ऊपर लिखे गए शिलालेखों के अतिरिक्त बहुत काम किए हैं, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। जनता का धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करने की बात कहा है अशोक ने। अब आइए उसके कुछ शिलालेखों के बारे में देखें। उसका शिलालेख कहाँ कहाँ मिला? शहबाजगढ़ी पेशावर खरोष्टी लिपि में, मनसेहरा हजरा खरोष्टी लिपि में, सासाराम रोहतास बिहार में ब्राह्मी लिपि में, धौरी पुरी उड़ीसा में मिला है ये, यूरागुड़ी कुनेर आंध्र प्रदेश में, कलासी देहरादून में, गिरनाल जूनागढ़ में और सोपरा महाराष्ट्र में मिला है। सोपरा महाराष्ट्र में मिला है। जबकि राजस्थान के भबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को खुद का मगध का सम्राट बताया। राजस्थान का जो भबरू अभिलेख है, अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म को संघ की चर्चा, इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ की चर्चा है। अशोक के 7 अभिलेखों में देखा जाए तो रोमन 2 अभिलेख नेपाल में है, लुम्बिनी में। अरमाइक लिपि में सबसे छोटे अभिलेख है, केवल इसमें अशोक के क्रियाकलाप और टैक्स की चर्चा है। रोमन 2 अभिलेख नेपाल में लुम्बिनी में है। अरमाइक लिपि में इसमें सबसे छोटा अभिलेख है, केवल इसमें आर्थिक क्रियाकलाप और टैक्स की चर्चा की गई है। कौशाम्बी अभिलेख यूपी में कौशाम्बी अभिलेख में रानू कारुवाकी के दान की चर्चा है। रानी जो कारुवाकी थी उसकी दान की चर्चा आपको कौशाम्बी अभिलेख में मिलेगा। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कराया था। फिर आता अशोक के दूसरा में टोपरा अभिलेख जो आपको हरियाणा में मिलेगा। कौन सा? टोपरा अभिलेख जो आपको हरियाणा में मिलेगा। टोपरा अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित किया था। टोपरा अभिलेख हरियाणा में है, जो फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। फिर आता मेरठ अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के मुरादा तुगलकाबाद में स्थापित किया। देखिए, याद रखिएगा, एक टोपरा अभिलेख हरियाणा से मिला, पर फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली से तुगलकाबाद लेके आ गया। और एक मेरठ अभिलेख में भी मिला था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली से तुगलकाबाद स्थापित करवा दिया। अब आता है रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण में खोजा गया है। 1872 में करालाय ने किया था। लोहिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण में खोजा है। लोरिया अरहाल बिहार के चंपारण में। रामपुरवा अभिलेख कहाँ मिला? तो बिहार के चंपारण में। लोनिदिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण में और अरुलिया अराजगंज तीनों बिहार के चंपारण में मिला है। फिर आता है निगारी सागर और सुए कुना। क्या है? निगारी सागर स्तंभ लेख नेपाल में मिला है। राज्याभिषेक के 12वें वर्ष अशोक ने यहाँ पर आया और कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। कनक के सुन अभिलेख कंधार पाकिस्तान में मिला है। ग्रीक और अरमाइक भाषा में ये लिखा गया, इसे द्विभाषिक भी कहते हैं ये। फिर आता है कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है, संसार के सभी मानव मेरी संतान पुत्र है। मैं एक माँ की भांति अपने सांसारिक और पारलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। एक माँ की भांति मैं उनके शारीरिक, सांसारिक और पारलौकिक जीवन की कामना करता हूँ।
आइए राजुक समाज के देखरेख के लिए राजुक को नियुक्त किया था अशोक ने समाज के देखरेख करने के लिए राजुक को नियुक्त किया था। राजुक अच्छे को पुरस्कृत और गलत को दंडित कर सकता है। जबकि गुहा लेख 3 में गया बिहार में बराबर पहाड़ियों में आजीविकों को दान किया। जबकि गुहा लेख में 3 गुहा लेख है जिसने गया के बिहार के बराबर पहाड़ियों के आजीविकों को दान में दिया था। अब आ जाइए पत्थर और धम्म यात्रा। अभिलेखों में अशोक ने अभिलेखों में पत्थर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर चुनार में मंगाए गए थे। धम्म यात्रा अशोक ने नैतिकता सीखने के लिए जो नियम बनाए उसे धम्म कहते हैं। अशोक ने नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम बनाए थे उसे धम्म कहा गया। धम्म क्या है? तो नैतिकता सिखाने के लिए किया। धम्म की परिभाषा क्या है? अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित है। धम्म की परिभाषा राहुलवाद सूत्र ने दी गई है। धम्म की परिभाषा को राहुलवाद सूत्र से ली गई है। जो हम धर्म की परिभाषा पढ़ते हैं ये क्या है? तो राहुलवाद सूत्र से ली गई है। अपने आप को नियंत्रण करना धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अपने आप को नियंत्रित करना धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अब आता धर्म के गुण। दूसरे और सातवें स्तंभ में धर्म के गुण बताए गए हैं। दूसरे और सातवें स्तंभ में लेखों में धर्म के गुण बताए गए हैं। सत्यवादित, पवित्रवाद, साधुवाद, मृदनता, दान, दया और कल्याण। धर्म के गुण क्या क्या है? तो इसमें धर्म दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में धर्म के गुण बताए गए। धर्म के गुण क्या क्या है? सत्यवादिता, पवित्रता, साधुवता, मृदता, दान, दया और कल्याण है। आइए अशोक के निर्देशों को पढ़े। व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और भिक्षुकों का आदर करे, दास और सेवकों के प्रति उदार रहे, जीव और जीर्णोदय का पालन करना चाहिए। अशोक का ये निर्देश था। मौर्यकालीन, आइए अब आर्थिक व्यवस्था को देखें। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन और कारखाना था। सरकारी भूमि में सीता भूमि कहते, जो सरकारी भूमि हुआ करती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। फिर आता मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। मौर्य सैन्य व्यवस्था बहुत विशाल थी। मौर्य की जो सैन्य व्यवस्था थी वो बहुत विशाल थी। नंदन से 3 गुनी, नंदवंश से ये 3 गुनी हो गई थी इसकी सैन्य व्यवस्था। स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सैनिक रखता था ये। युद्ध क्षेत्रों में सेना के नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहते थे। युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक जो सेना का नेतृत्व करता था उसे नायक कहते थे। सेना का विभाजन कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में बांटा था। पहला था पुश्तैनी सेना, दूसरा था भाटक, तीसरा था नगरपालिक सेना। कौन था पहला था पुश्तैनी सेना, दूसरा था भाटक सेना, तीसरा था नगरपालिका की सेना। सेना पर जस्टिन का कथन है। सेना पर जस्टिन ने कथन कहा था। जस्टिन ने कहा था कि मौर्यों की सेना डाकुओं का गिरोह, क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा मौर्यों की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। मौर्यों की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। पतन का कारण। अब कहेंगे कि अशोक के पतन, जो हमारा मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ? तो अशोक की युद्ध नीति को त्याग देना, धम्म नीति, बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना और अयोग्य उत्तराधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी होने के कारण। मौर्य काल में वर्षा की शुरुआत आषाढ़ जुलाई महीने में होती थी। मौर्य काल में वर्षा की शुरुआत आषाढ़ या जुलाई महीने में होती थी। अब आइए प्रशासन व्यवस्था इसका देखें। मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। उच्च अधिकारी को तीर्थ, महामात्र और अमात्य कहा जाता था। इसकी संख्या 18 होती थी। जासूसों को चर शब्द का प्रयोग किया, जासूसों के लिए चर शब्द का प्रयोग किया है। अब आइए तीर्थ यात्रा। प्रमुख तीर्थ अधिकारी कौन कौन थे? तो इसके प्रमुख अधिकारी कौन कौन? तो प्रधानमंत्री, अमात्य हुआ करते थे, पुरोहित दान और धर्म और दान के विभाग को देखता था पुरोहित, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था, युवराज राजपुत्र था, देवरिक राजकीय द्वार रक्षक था। पुरोहित कौन था? तो पुरोहित दान और दीक्षा देखता था, सेनापति सैन्य विभाग, युवराज राजपुत्र और देवरिकी राजकीय द्वार रक्षक होता था, देवरिक होता था। अंतवेदिक अनंतपुर का अध्यक्ष होता था, समाहर्ता, आर्य का संग्रहकर्ता, संघदात्रा, राज्यकोष का अध्यक्ष, प्रसता, कारागार का अध्यक्ष, अप्रदुदी कमिश्नर हुआ करता था। पौर या नापर, नगर का कोतवाल, व्यवहारिक, मुख्य न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कामितिक, उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष हुआ करता था। फिर आता प्रमुख तीर्थंकर। प्रमुख अधिकारी और कौन थे? अध्यक्ष का मंत्रिपरिषद, दंडपालक, सैन्य सामग्री को एकत्रित करने वाला दंडपाल कौन था? तो सैन्य सामग्री को एकत्रित करने वाला। द्वारपाल राजकीय दुर्ग रक्षक था, अनंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक था, अनंतपाल। फिर आता कर या टैक्स व्यवस्था।
भूमि माप करने वाले को रजुक कहा जाता था। बलि एक प्रकार का अतिरिक्त उपज था। चारागाह कर को विदित कहा जाता था। अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। आइए मुद्राओं को देखा जाए तो अशोक के समय मौर्यकाल में मौर्यकालीन मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी को रूप दशक कहते थे। जो मुद्राओं की परीक्षण करता था उसे क्या कहते थे? रूप दशक कहते थे। राजकीय मुद्रा पर्ण चांदी का सिक्का था। इस काल में आहत मुद्राओं का प्रचलन रहा था। इस काल में आहत मुद्राओं का प्रचलन रहा था। चांदी की मुद्रा को कार्शन कहते थे। सोने के सिक्कों को निष्क कहते थे और तांबे को सिक्के को भास्क या काकनी कहते थे। चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे? काकर्षण कहते थे। सोने के सिक्के को निष्काक कहते थे। तांबे के सिक्कों को मास्क या काकनी कहते थे। आइए श्रेणी देखा जाए तो यह शिल्पकारों का संगठन था। श्रेणी कौन था? यह शिल्पकारों का संगठन था। निगम क्या था? यह व्यापारियों का संगठक था। और सातवां कौन था? यह कारवा या काफिला का संगठन था। कारवा या काफिला का संगठन था। नियुक्ति देखा जाए तो उपाधा परीक्षण, मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति करने के पहले चरित्र का जांच करते थे। मान लो किसी के मुख्यमंत्री या पुरोहितों की नियुक्ति से पहले उनके चरित्र की जांच करता था उपाधा परीक्षण के दौरान। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? तो ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। इसके प्रशासन में देखा जाए कि प्रशासन की संख्या इसकी संख्या 26 थी, जिसका प्रमुख होता सीता अध्यक्ष, कृषि विभाग का अकाध्यक्ष, खनन विभाग का लक्ष्मणाद अध्यक्ष, मुद्रा विभाग का कौन था? लक्ष्मणाध्यक्ष था। राछिन कौन था? पुलिस विभाग से। राछिन कौन था? तो पुलिस विभाग से राछिन था। धर्मास्थली कौन था? दीवानी न्यायालय का धर्मास्थली। धर्मास्थली कौन था? दीवानी निकाले का। जबकि कंठ शोधन कौन था? फौजदारी न्यायालय अपराध और मारपीट के लिए। दीवानी अदालत के लिए धर्मास्थली था, जबकि कंठन या शोधन के लिए फौजदारी न्यायालय हुआ करता था। गौड़ पुरुष गुप्तचर हुआ करते थे। आठविक जंगल का अधिकारी था। आठविक कौन था? तो जंगल का अधिकारी हुआ करता था। लकड़ी के भवन। वास्तुकला देखा जाए तो मौर्य काल की वास्तुकला कैसी थी? तो लकड़ी के भवन का निर्माण हुआ जैसे कुम्हार पटना में मिला है। पत्थर से कुशल कारीगर थे। यहाँ पे पत्थर के भी कुशल कारीगर थे। अशोक ने सांची का स्तूप एमपी में बनाया, जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक का स्तंभ और यक्ष याचनी देखा जाए, अशोक ने सारनाथ यूपी में अशोक स्तंभ बनाया है। इसमें 4 पत्थर में शेरों को रखा 4 पत्थर के शेरों को रखा है, जो अहिंसा का सूचक है और यह भारत का राष्ट्र चिन्ह भी है। पत्थर पे सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति दीरागंज पटना में मिली, जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। जबकि पत्थर से बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति दिरादगंज पटना में मिली, जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। आइए अब नगर प्रशासन देखा जाए तो नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल चलाता था, जिसमें 6 समितियां होती थी। अब प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, माने 6 समिति थी और 5 सदस्य रहा करते थे, तो टोटल 30 सदस्य हो गए जो नगर को चलाया करते थे। सड़क निर्माण अधिकारी को एग्नोमोई कहते थे। सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहते थे? एग्नोमोई कहते थे। जैसे आना चाहिए ना आज, उसी तरह उसमें सड़क निर्माण अधिकारी को एग्नोमोई कहते थे। एग्नोमोई कहते थे। आइए न्याय व्यवस्था देखें। सम्राट का सर्वोच्च न्याय का अंतिम न्यायाधीश होता था। सम्राट ही सर्वोच्च न्यायालय और अंतिम न्यायाधीश होता था। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय, वृद्धजन निर्णय लेते थे। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में था और मुख्य न्यायाधीश ही धर्माधिकारी कहलाता था। और मुख्य न्यायाधीश को ही धर्माधिकारी कहते थे। मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहते थे। न्याय के प्रकार क्या क्या थे? पहला था धर्मास्थली या दीवानी। दीवानी या विवाह संबंधी विवाद देखता था। कंठन या शोधन फौजदारी और मारपीट को देखता था। अशोक के काल में जनपद न्यायाधीशों का राजुक कहा जाता था। अशोक के कार्यकाल में जनपदीय न्यायाधीशों को राजुक कहा जाता। जनपदीय न्यायाधीशों को क्या कहते थे? तो राजुक कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर विभाग का प्रधान महामात्र सर्प था। गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन था? तो महामात्र सर्प था। अर्थव्यवस्था में गुप्तचरों को गौड़ पुरुष या प्रमुख अधिकारी को सर्प महामात्र कहा जाता था। अर्थव्यवस्था में गुप्तचर का गौड़ पुरुष और प्रमुख अधिकारी को महामात्र कहा जाता था। संचार जगह जगह पर जाकर गुप्तचरी करते थे। संस्था एक जगह संगठित होकर गुप्तचारी करते थे, वह संस्था थी। पुलिस व्यवस्था शांति व्यवस्था का और अपराध को रोकथाम के लिए पुलिस थी। इस व्यवस्था में इसे अर्थशास्त्र में आरक्षण कहा गया। इसे अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? आरक्षण कहा गया। पुलिस व्यवस्था को आरक्षण कहा गया है। स्तूप संरचना। स्तूप में अर्धवृत्ताकार संरचना होती थी, जो सांची का प्रतीक था। भूमिका अंडा के ऊपर धज्जे जैसी संरचना देवताओं के घर पवित्रता का प्रतीक था। इष्टि हामी का निकलता मसूल 3 चित्र छत्रिक होते थे।
संरचना में देखा जाए तो एक अंड होता जो वृत्ताकार संरचना थी, शांति का प्रतीक था। हमिका अंडे के ऊपर छज्जे जैसी संरचना थी जो देवताओं का घर और पवित्रता का प्रतीक था। ईस्ट हर्मिका से निकलता मसलूल जिन पर 3 छतरियां होती थी। छत्र बुद्ध का विचार और भिक्षुकों का प्रतीक था। श्रद्धा, सम्मान, उदारता का। परिछन पंथ चारों तरफ घूमने का रास्ता था। वेदिका चारों तरफ घेरा या रेलिंग पवित्र भूमि का प्रतीक था। तोरण द्वार, प्रवेश द्वार बुद्ध के संदेशों को फैलाने का यह प्रतीक था। फिर आता है सामाजिक जीवन। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और दूसरे धर्म का भी आदर किया। उसने देव नाम प्रियदर्शी नाम से जड़ा संस्कृत शब्द भी लिखा। पशु बलि, यज्ञ, कर्मकांड पर रोक ब्राह्मणों की आय में कमी का कारण बना। फिर आता है 10 यात्रा की रचना। दास प्रथा की स्त्रियां। मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और पुनर्विवाह कर सकती थी। छंदवासिनी स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने की विधवा थी। छंदवासिनी कौन थी? जो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवाओं को छंदवासिनी कहा जाता था। गणिका रूपजीविका स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपजीवी कहा जाता था। इसकी देखरेख गणिका अध्यक्ष करते थे। जो स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करती थी ना महिलाएं, उन्हें रूपजीवी कहते थे। इसकी देखरेख करने के लिए गणिका अध्यक्ष होती थी। और तलाक को मोक्ष कहा जाता। तलाक को क्या कहते थे? मोक्ष कहा जाता था तलाक को। एक बार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण में क्वेश्चन पूछा भी है, बहुत बार हम क्वेश्चन देखे हैं कि कौन सा शासन किसके शासनकाल में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता था? तो मौर्य वंश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता था। पाटलिपुत्र नगर को विश्व के नगरों की रानी कहा जाता है। पाटलिपुत्र नगर को ही विश्व के नगरों की रानी भी कहा जाता है। फिर आता है प्रशासनिक ढांचा में देखा जाए तो सबसे बड़ा पद युवराज का होता था। सबसे बड़ा पद, फिर युवराज, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पद कौन है? राजा है, सबसे बड़ा पद है। फिर युवराज आएगा। फिर प्रांत प्रति, प्रांत का राजशासन। वशपति, जिला का नियंत्रण। गोप, 10 गांव का छोटा मालिक। और ग्रामीण मुखिया, गांव पे नियंत्रण करके छोटा इकाई होता था। ये 5 बड़े प्रांत कौन कौन थे? कलिंग राजधानी तोशल घोली था। अवंती राष्ट्र राजधानी उज्जैनी था। प्रशौर पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र राजधानी पाटलिपुत्र था। उत्तरापंत राजधानी तक्षशिला था। दक्षिणापंत राजधानी स्वर्णगिरी था। प्रांत में देखा जाए तो प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रशासकों को कुमार, आर्यपुत्र अथवा राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रशासकों को कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। और प्रांतों का विभाजन विषय में होता, जैसे विषयपति के अधीन था। विषय मतलब आज का जो जिला है ना, उसे उसमें विषय कहते थे, और उसके जो शासन करता था उसे विषयपति कहते थे। अशोक का उत्तराधिकारी 332 ईसा पूर्व में अशोक का मृत्यु होता है। उसका उत्तराधिकारी कुणाल बनता है। अशोक का पौत्र दशरथ 8 वर्ष तक शासन किया और देव नाम पर उपाधि और नागार्जुन गुफाएं भी दिया। अशोक का जो पौत्र दशरथ था उसने 8 वर्ष तक शासन किया और देव नाम पर उपाधि भी लिया और नागार्जुन की गुफाएं भी दान में दिया। और उसका पतन कैसे होता है? इसका अंतिम शासक वीरद्रथ जो कमजोर अयोग्य था, कलिंग नरेश खारवेल को कलिंग पर स्वतंत्र कर लिया। जो कलिंग नरेश खारवेल था उसने कलिंग को स्वतंत्र कर लिया और विद्रथ का सेनापति पुत्रमित्र शुंग ने विद्रथ को हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। इसी वीडियो पतन का एक और कारण है। अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया था। बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव था और अयोग्य उत्तराधिकारी भी था, इस कारण से भी हुआ। अब हम लोग करेंगे शुंग वंश। चलिए अब शुंग वंश करते हैं। शुंग वंश 185 से लेकर 373 BC परिचय। आइए हम लोग पहले शुंग वंश। अब क्या हुआ? मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया और उसके स्थान पे शुंग वंश शुरू होता है। यह एक ब्राह्मण समाज था। कैसा समाज था? ब्राह्मण समाज था। मगध पे शासन करने वाला यह पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। यह मगध पे शासन करने वाला पहला एक गैर क्षेत्रीय राजवंश था। इस वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्पमित्र शुंग थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी विदिशा बेसनगर मध्य प्रदेश को बनाया था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को और द्वितीय राजधानी विदिशा बेसनगर मध्य प्रदेश को बनाया था। यवन आक्रमण। पुष्पमित्र शुंग के समय 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए थे। पुष्पमित्र शुंग के समय 2 यवन विदेशी आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण का नेतृत्व ड्रामेटियस ने किया था। पहला आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? ड्रामेटियस ने किया था। दूसरा आक्रमण का नेतृत्व
किसने किया था? मिनांडार ने किया था। पहला आक्रमण किसने किया था? डेमेट्रियस ने किया था। दूसरा आक्रमण का नेतृत्व मिंडार मिनद ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र के द्वारा 2 आक्रमण को विफल किया। पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र के द्वारा 2 आक्रमणों को विफल कर दिया था। पुष्यमित्र विजय के अवसर पर पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। कितना यज्ञ कराया? 2 अश्वमेध यज्ञ। किसके नेतृत्व में? पतंजलि के नेतृत्व में। ये एक कट्टर ब्राह्मण था जिसने 36 वर्षों तक शासन किया था। भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही जाना जाता है। पुनः वैदिक धर्म की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? पुष्यमित्र शुंग को जाता है। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। और मिनिद मिंडार को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिसने उसे बौद्ध धर्म अपना लिया था। मिनिद या मिंडार ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया था। फिर आता है बौद्ध धर्म और स्थापत्य। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है। प्रमाण है दिव्यावादन। इसने कई बौद्ध स्तूप मठों को ध्वस्त कराया था, लेकिन कई विहारों का निर्माण भी कराया। इसने कई बौद्ध और मठों और स्तूपों का ध्वस्त किया, पर इसने कईयों का निर्माण भी कराया। इसने सांची के स्तूप पर खिड़कियों पर तांबे और भरूत स्तंभ पर खिड़कियों पर पत्थर भी लगवाया था। इसने पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप की खिड़कियों पर तांबे का और भरूत स्तूप पे खिड़कियों पर पत्थर कर लगवाया था। सांची और भरतूत स्तूप का आकार दुगना करवाया था और दोनों का आकार को इसने दुगना करवा दिया था। इसके समय बौद्ध धर्म की जातक ग्रंथ की रचना हुई। पुष्यमित्र शुंग के समय ही बौद्ध धर्म की पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। पाणिनि ने अष्टाध्याय का व्याकरण ग्रंथ भी लिखा था। जो पाणिनि थे उसका अष्टाध्याय नामक व्याकरण ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग के समय ही लिखा था। मनु ने मनुस्मृति और गर्गी ने गर्गी संहिता भी इसी के समय लिखी थी। मनु ने जो मनुस्मृति लिखा और गर्गी ने जो गर्गी संहिता लिखा वो इसी के समय लिखा था। जिनसेन ने हरिवंश की रचना की थी। जिनसेन ने हरिवंश की रचना की थी। जिनसेन ने हरिवंश की रचना की थी। विदर्भ बरार का उत्तराधिकारी युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को भेजा था। विदर्भ बरार के उत्तराधिकारी युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को भेजा। अग्निमित्र विजय हुआ और इसकी जानकारी कालिदास की रचना मालविगमित्रम में मिलती है। अग्निमित्र विजय हुआ, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो कालिदास की रचना मालविगमित्रम में मिलती है। इस पुस्तक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। फिर आता है आपका हेरोडोटस और भागवत धर्म। नौवे शासक भागप्रत के दरबार में यवन राजदूत हेरोडोटस आया था। उसने भागवत धर्म को अपना लिया और विदिशा बेसनगर में गरुड़ ध्वज का विलेख बनवाया। और उसने भागवत धर्म को अपना लिया और विदिशा बेसनगर में गरुड़ ध्वज को बनवाया था। उसने यहाँ पर भगवान विष्णु के देश अवसर शब्द का उपयोग किया। उसने उस पर भगवान विष्णु के देश दस्वर शब्द का उपयोग किया था। अब आइए शुंग वंश का अंत कैसे होता है। शुंग वंश के शिलालेख जलाधर पंजाब में मिलता है। शुंग वंश का शिलालेख जलंधर पंजाब में मिलता है। इस काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। किस काल में? संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर मंत्री वासुदेव ने कर दिया और वासुदेव ने कन्ना वंश की स्थापना की। वासुदेव ने क्या किया कि वह कन्ना वंश की स्थापना किया और उसने अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कन्ना वंश की स्थापना किया। कन्नव वंश संस्थापक वासुदेव थे। इसकी राजधानी विदिशा थी। संस्थापक कौन थे? वासुदेव और राजधानी विदिशा थी। इसमें कुल 4 शासक हुए। वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा। कन्नव वंश के 4 शासक कौन कौन थे? वासुदेव, भूमिपुत्र, नारायण और सुशर्मा थे। वंश का दूसरा नाम क्या था? तो काव्यायंग था। वंश का दूसरा नाम क्या था? काव्यायांग था। इस वंश में 43 वर्षों तक चला और ब्राह्मण जाति के थे। इस वंश का 43 वर्षों तक शासन चला था और ये ब्राह्मण जाति के थे। फिर आता है कन्नव वंश का पतन कैसे हुआ। कन्नव वंश
कण्व वंश का पुराणों में शुंग मित्र कहा गया, पर कण्व राज्य को पुराणों में शुंग मित्र कहा गया है। कण्व साम्राज्य का पहला आक्रमण शंको में हुआ था। कण्व साम्राज्य में पहला आक्रमण शंको का हुआ था। अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर उसके मंत्री सिमुक ने आंध्र राज्य के 30 ईसा पूर्व में कर दी थी। अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या उसके मंत्री सिमुक ने, जो आंध्र राज्य का था, 30 ईसा पूर्व में कर दी। और सिमुक ने सातवाहन वंश का स्थापना करता, और सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक कहा जाता। सिमुक ने किसको कर दिया? सुशर्मा की हत्या कर दी, और सिमुक ने सातवाहन वंश का स्थापना किया। सातवाहन वंश संस्थापक सिमुक थे। राजधानी प्रतिष्ठान या महाराष्ट्र का तरंग था। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पर है? ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्रारंभ में यह महाराष्ट्र में था, किंतु संघ राजाओं ने इन्हें छोड़ने पर विवश कर दिया था। प्रारंभ में यह महाराष्ट्र में थे, किंतु संघ राजाओं ने इन्हें छोड़ने पर विवश कर दिया था। बाद में आंध्र प्रदेश स्थापित हुए, अतः पुराणों में से आंध्र सातवाहन का था, जबकि आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ, इसलिए इसे पुराणों में आंध्र सातवाहन कहते हैं। फिर आता है प्रमुख शासक सातकर्णी प्रथम। सातवाहन शासकों का पहला शासक था या सातवाहन शासन का पहला शासक था। इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख पुणे से मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नानाघाट के अभिलेख पुणे से, जो उसकी पत्नी नागनिका द्वारा नागनिका द्वारा बनाया गया है। इसमें दक्षिणा पंथपति या अप्रतिहत चक्र की उपाधि लिया। किसका? दक्षिणा पंथपति का, और अप्रतिहक चक्र की उपाधि धारण किया। उसमें 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। फिर आता है सातवाहन समाज मात्र सत्तात्मक था, और नाम का माता का नाम किंतु राजा पुरुष ही करते थे। सातवाहन साम्राज्य एक मात्र सत्तात्मक था, नाम के लिए माता का नाम लगाते थे, पर किंतु राजा पुरुष ही करते थे। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा भूदान सातवाहनों ने दिया था। ब्राह्मणों को सबसे बड़ा भूदान किसने दिया था? तो सातवाहनों ने दिया था। वेतन के बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था को सातवाहनों ने प्रारंभ की थी। वेतन के बदले भूमि देने की सामंती व्यवस्था सातवाहनों ने प्रारंभ की थी। गांव के प्रधान को गौमिक कहते थे। गांव का जो प्रधान होता था उसे गौमिक कहा जाता था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे प्रतापी शासक था। उसने शंको के राजा नापे को हराया था, या शंको के राजा नापान को हराया था। प्रमाण है नासिक के जोगथम्बी से मिले सिक्के, या एक और गौतमीपुत्र दूसरी ओर नापाक था। इसका प्रमाण कहाँ है? तो नासिक के जोगथम्बी से मिले सिक्के, एक और गौतमीपुत्र तो दूसरी ओर नापाक का प्रमाण नाम है। इसे बौद्ध संघ ने अराजकीय और काले भिक्षु संघ का करजाक ग्राम दान दिया था। इसने बौद्ध संघ का अराजकीय और काले भिक्षुक संघ का अजाक ग्राम दान दिया था। वरिष्ठ पुत्र पुलमामी, इसके समय उज्जैन का शासक रुद्रदामन ने आक्रमण किया था। रुद्रदामन को पुलमामी को हराया, किंतु वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। पुलमामी को अमरावती की स्थित बौद्ध स्तूप का किलेबंदी कराया था। पुलमामी ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप का किलेबंदी करवाया था। इन्होंने प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि भी लिया था। इसने प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि भी धारण किया। फिर आता है सातवाहन का। इसकी राज्य की भाषा कैसी थी? इसकी राज्य की भाषा प्राकृतिक थी और लिपि ब्राह्मी थी। कार्यकाल लगभग में 3 शताब्दियों तक रहा, और शासक हाल ने प्राकृतिक भाषा को गथ सप्तशती की रचना की है। और कौन शासक था? हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की है। अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी, सिक्कों पर जहाज का चित्र है इसका। अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी, जिसके सिक्कों पर जहाज का चित्र है। इसकी अर्थव्यवस्था देखा जाए तो सातवाहनों ने लेड के सिक्के का प्रयोग किया था। चांदी के सिक्के को करशान तथा सोने के सिक्कों को सुवर्ण कहते थे। चांदी के सिक्के को का करशन और सोने के सिक्कों को सुवर्णन कहा गया। दक्कन के क्षेत्र में कपास की उगाई जाती थी। सातवाहन काल में भूमि गोदावरी घाटी उस समय सबसे उपजाऊ भूमि थी। सातवाहन काल की भूमि को गोदावरी घाटी उस समय की सबसे उपजाऊ भूमि थी। मौर्य पतन के बाद भारत में 4 विदेशी आक्रमण हुए। ISP के मौर्य का जब पतन हो गया, उसके बाद भारत में 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। कौन कौन विदेशी आक्रमण थे? उसको क्रम याद रख सकते हैं हम लोग। ISP के I मतलब है इंडो ग्रीक हिंद यवन, S मतलब है शक या सीथियन, P मतलब है पल्लव या पाथियन, और K मतलब है कुषाण। हिंद युवान, शक, सेथियन, पल्लव या पाथियन या कुषाणों द्वारा भारत में आक्रमण होता है।
सबसे पहले हिंद यूनानी देखें। ये बैक्टीरिया हिंदुकुश के पास हिंदुकुश ये बैक्टीरिया जो हिंदुकुश के पास के प्रांत के थे, इन्हें बैक्टीरियन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बैक्टीरियन कहते हैं। इसका प्रथम चरण डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व में पंजाब सिंध को जीता था। इसने प्रथम चरण डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व में पंजाब और सिंध को जीता था। राजधानी सालकोटा थी। इसकी राजधानी शासक या सालकोटा थी। डेमेट्रियस और मिंडार दोनों पुष्यमित्र शुंग को से हार गए थे। डेमेट्रियस या और मिंडार दोनों पुष्यमित्र शुंग से हार गए थे। हिंद यूनानी और द्वितीय चरण देखा जाए तो यूकेडिटियस ने तक्षशिला के वंश की स्थापना किया था। यूकेडिटस ने तक्षशिला में वंश की स्थापना किया। शासक एटियास ने राजदूत हेरियोडोरस को शुंग राजा भागवत के पास भेजा था। राजा एरिटियास ने राजदूत हेरियोडोरस को शुंग राजा भागवत के पास भेजा था। हेरियोडोरस ने भागवत धर्म अपनाया और गरुड़ ध्वज अभिलेख विदिशा को बनवाया था। जबकि हेरियोडोरस ने भागवत धर्म को अपनाया और गरुड़ ध्वज अभिलेख विदिशा में बनवाया था। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। किसी राजदूत का एकमात्र अभिलेख व्यक्तिगत अभिलेख है ये। अब आइए यूनानी प्रभाव देखा जाए तो यहाँ काली मिर्च का पसंद, ये लोग काली मिर्च पसंद करते थे। इसे यवन प्रिय कहा जाता था। पहली बार चित्रयुक्त और लेखायुक्त सोने के सिक्के चलाए। कैसा? चित्रयुक्त और लेखायुक्त सोने के सिक्के किसने चलाए? तो हिंद यूनानियों का प्रभाव था इसमें। खगोल, ज्योतिष, गणित, समय गणना का प्रारंभ किया और नाटक में पर्दे पर यवनालिका शब्द लिखा था। जबकि नाटक के पर्दे के लिए यवनालिका शब्द का प्रयोग किया। गांधार शैली का विकास हुआ। प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनी थी। शक या सेथियन ये मध्य एशिया के निवासी थे और जो बोलन दर्रा पार करके आए थे। ये शंख और सेथियन कहाँ के थे? तो ये मध्य एशिया के निवासी थे और बोरन दर्रा पार करके आए थे। ये यूची कबीले के भाग लिया था। शंख राजाओं को छत्रप कहा जाता है। शंख राजाओं को क्या कहते हैं? तो छत्रप कहा जाता है। ये 5 जगह बसे, कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक में। कहाँ कहाँ बसे? कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक में जाके बसे। शंखों की शाखाएं देखा जाए तो तक्षशिला संस्थापक मेऊस है, मथुरा संस्थापक राउज है, उज्जैन में संस्थापक चेटस या यशोमती है और नासिक में भामुक है। फिर से तक्षशिला में मोइस है, मथुरा में राजुल है, उज्जैन में यशोमती या चेटक है, नासिक में भामुक है। फिर आता है विक्रम संवत। मालवा के शासक मथुरा के शंख शासक ने हराकर मथुरा के शंख शासकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि लिया। इसके उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे था। उदाहरण के लिए 1949 + 57 2006 विक्रम संवत है। फिर आता है शंख संवत। इसे कनिष्क के राजाभिषेक के समय प्रारंभ हुआ था। शंख संवत कब चला? इसे कनिष्क के राजाभिषेक के समय प्रारंभ हुआ था। भारत सरकार 22 मार्च 1957 से इसे राष्ट्र पंचांग के रूप में अपनाया है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर -78 बराबर शंख संवत होता है। कैलेंडर की तिथि देखा जाए तो शंख संवत और विक्रम संवत और शंख संवत में 135 वर्ष का अंतर पूछ सकता है। विक्रम संवत और शंख संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम, शंख और हिजरी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। विक्रम, शंख और हिजरी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। इसका त्यौहार हर वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है। इसका त्यौहार क्या होता है? हर दिन 11 दिन पीछे हो जाता है। शंख संवत हर 3 साल बाद आंतरिक महीना अधिमास जोड़ा जाता है और शंख संवत में हर 3 साल बाद एक अतिरिक्त महीना अधिमास को जोड़ा जाता है। अब आता है रुद्रदामन, उज्जैन का शासक। रुद्रदामन जो उज्जैन का शासक था, सबसे प्रतापी शासक था। गुजरात के गिरनार में जूनागढ़ अभिलेख मिला है। संस्कृत का पहला अभिलेख है। पूछेगा संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ का अभिलेख है, जो गुजरात के गिरनार में है। इसमें सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविख्यात द्वारा कराया। जैसे सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविख्यात द्वारा कराया गया। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी और अशोक और स्कंदगुप्त की मरम्मत करवाई थी। जबकि सुदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई, जबकि अशोक और स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत कराई थी। शंकों का अंतिम शासक रुद्र तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शंकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के रूपक को चलाया था। पल्लव व पाथियन, इनका मूल स्थान ईरान या फारस या पर्शियन था। राजधानी पुरुषपुर पेशावर है। पाकिस्तान का पेशावर इसी को पुरुषपुर कहते हैं। संस्थापक मिथेडस्ट है। योग शासक गॉर्दोफोर्सिन, जानकारी तख्ते बही शिलालेख में मिलता है। इस समय पहले ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे। सेंट थॉमस का भारत आए थे तो पल्लव और पाथियन के शासनकाल में आए थे।
फिर आता है आपका कुषाण वंश का परिचय। ये मध्य एशिया के यूची कबीले के 5 भागों बाटों में था, उसमें से एक है। कुषाण वंश कौन था? तो ये मध्य एशिया के यूची कबीले में से एक था। इसका क्षेत्र अमुदारिया नदी के से गंगा नदी तक था। इसका क्षेत्र कहाँ था? कुषाण वंश का क्षेत्र कहाँ तक था? तो अमुदारिया नदी से गंगा क्षेत्र तक था। इसके संस्थापक कुजल कॉडफिनस थे। इस कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजल कॉडफिनस थे। तांबे के सिक्के के शैव धर्म के नंदी बैल की आकृति थी। इसके संस्थापक थे कुजल कॉडफिनस। तांबे का सिक्का शैव धर्म नदी बैल की आकृति के लिए जाना जाता है इसे। किम कैडिफिनस कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था। उपाधि महेश्वर शैव धर्म का था। सिक्के, एक तरफ खरोष्ठी लिपि का नाम तो दूसरी तरफ शिव और पार्वती और त्रिशूल था। एक तरफ सिक्के में खरोष्ठी लिपि तो दूसरी तरफ शिव और पार्वती का त्रिशूल था। इसके बाद आता है कनिष्क, सबसे प्रतापी शासक। 78 ईस्वी में राजाभिषेक और संघ संवत चलाया था। कनिष्क ने सबसे प्रतापी शासक था। 78 ईस्वी में राजाभिषेक और संघ संवत चलाया था। राजधानी राजनीतिक पेशावर पुरुषपुर से किया, जबकि संस्कृति में तक्षशिला बाद में मथुरा को बनाया। पहले इसके राजनीतिक था पेशावर जो पुरुषपुर था, बाद में संस्कृति के लिए तक्षशिला और बाद में मथुरा को बना दिया। इसके द्वितीय अशोक भी कहते हैं। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं। फिर आता है कनिष्क के विजय और धर्म। पाटलिपुत्र पे आक्रमण कर भिक्षा पात्र और दार्शनिक अश्वघोष को ले गया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण किया और भिक्षा पात्र और दार्शनिक अश्वघोष को ले गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर और कुंडलवन में किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजन कराया था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे आशुघोष। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे आशुघोष। यहाँ बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया और कनिष्क महायान को मानता था। यहाँ पे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया और कनिष्क महायान को मानता था। अब आता है कनिष्ककालीन विद्वान अश्वघोष। राजकवि बौद्ध चरित्र को लिखा। अश्वघोष ने राजकवि बुद्ध चरित्र लिखा था। जो अश्वघोष था वो राजकवि था और उसने बुद्ध चरित्र को लिखा था। चरक विद्वक, चरक कौन था? तो वैद्य था, उसने चरक संहिता लिखी थी। नागार्जुन माध्यमिक सूत्र दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत, भारत का आइंस्टीन, शून्यवाद का ज्ञाता। और शून्यवाद का ज्ञाता कौन था? नागार्जुन था। वसुमित्र महाभिषाक सूत्र, बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते थे। बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते। सिक्के, व्यापार और सिक्के, सार्वधिक सिक्के, सोने के सिक्के कनिष्क के काल में ही जारी हुए थे। तांबे के सिक्कों को काकरनी कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे? काकरनी कहा जाता था। व्यापार रोम में सर्वाधिक होता था। स्रोत पेपिलियस ऑफ द एथियन सी था। व्यापार या रोम में सर्वाधिक कहाँ होता था? तो पेपिलियस ऑफ द एथियन सी में होता था। अरब नाविक हिप्पालस ने मानसून की खोज किया था। अरब नाविक हिप्पालस ने मानसून की खोज किया था। फिर आता है रेशम मार्ग। चीन में रेशम व्यापार को यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ता है। चीन का जो सिल्क रूट है, चीन के रेशम व्यापार को यूरोप और मध्य एशिया से जोड़ता है। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया और टैक्स वसूला था। यदि यह उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था। कौशल्य शब्द रेशम के लिए उपयोग होता है। कौशल्य शब्द रेशम के लिए उपयोग होता है। फिर आता है कुषाण वंश का अंत। कनिष्क ने जो पुरुषपुर के विशाल संघाराम विहार को बनवाया था। कनिष्क ने पुरुषपुर के विशाल संघाराम को बनवाया था। मूर्ति निर्माण में गंधार शैली का विकास हुआ। जो मूर्ति शैली था उसमें गंधार शैली का विकास कुषाण के समय ही हुआ। इसने लगभग 105 ईसा पूर्व में कनिष्क की मृत्यु होती है और अंतिम शासक इसका वासुदेव रहता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव रहता है। कुषाण सामंत में आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। कुषाण सामंत ही आगे चल के गुप्त वंश की स्थापना करते हैं। अब आइए गुप्तकालीन स्थापत्य कला। वस्तु स्थापत्य, चित्रकला और मूर्तिकला का अद्भुत प्रगति हुई। एक सेकेंड। अब करेंगे हम लोग गुप्त काल का परिचय। यह वंश भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त शासक वैश्य थे। गुप्त शासक कैसे थे? तो वैश्य थे और ये विष्णु के उपासक थे। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासक के सामंत थे। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासक के सामंत थे। कुषाण शासक के सामंत थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इस वंश में कुमार देवी का पुत्र या कुमार देवी का पुत्र था। यह अंततः यह खुद को लिच्छवी देहोत्री, लिच्छवियों का नाती कहता था। इसका बचपन का नाम कांच था। गुप्त वंश श्रीगुप्त का बचपन का नाम क्या था? कांच था। देखिए क्या बोल रहा है। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ये कुमार देवी का पुत्र था। ये कुमार देवी का पुत्र था। यह खुद को लिच्छवी दोहित्री, लिच्छवी का नाती कहता था और इसके बचपन का नाम कांच था।
फिर आता है प्रमुख नीतियाँ। इसने बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश के अधिक वरीयता, इसने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दिया। समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रमण और विस्तारवादी थी, अशोक के विपरीत। इसने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया था। अपनी राजधानी कहाँ बनाया? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया था। घटोत्कच वास्तविक संस्थापक। इस वंश का अगला शासक घटोत्कच हुआ। श्रीगुप्त और घटोत्कच को सामंत के रूप में ही शासन किया, वास्तविक संस्थापक नहीं थे। श्रीगुप्त और घटोत्कच सामंत के रूप में ही शासन किया, इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। पूछेगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम है। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम या लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसका विवाह होता है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह होता है। इसका उपलक्ष्य यह इसे राजा रानी के प्रकार के सिक्के चढ़ाए। राजा अधिकार की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। इससे आर्यव्रत उत्तर भारत में के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में लाया था। इसने आर्यव्रत को जीतकर उत्तर भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलवाया था। फिर आता है गुप्त समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। इसे दक्षिणावर्त दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया और उससे कर वसूलता था। विजय अभियान के कारण इसे नेपोलियन भी कहा जाता है। यह उपाधि B.S. स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिया। B.S. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा, इसे अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। फिर आता है समुद्रगुप्त की नीतियाँ। इसने आर्यव्रत में दिग्विजय और दक्षिण भारत के विजय को धर्म विजय का कार्य किया था। इसने आर्यव्रत को दिग्विजय और दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। पुराणों में कहा गया कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था, अर्थात समुद्र का समस्त दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त का नतमस्तक हुआ था। फिर आता है प्रयाग प्रसिद्धि और अभिलेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग अभियान की जानकारी हमें प्रयाग प्रसिद्धि अभिलेख जो इलाहाबाद में मिलती है। यह अभिलेख उसके दरबारी कवि हरिसेन का है। हरिसेन महासंधि विग्राहक, युद्ध और शांति का दूत था। प्रयाग स्तंभ लेख में मुगल शासक जहांगीर का वर्णन मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख में मुगल शासक जहांगीर का भी वर्णन मिलता है, क्योंकि बाद में जहांगीर इसमें लिख दिया था। अश्वमेध यज्ञ और उपाधि। इसमें अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण किया। इसने विक्रमार्क की उपाधि धारण की और इसे कविराज भी कहा। इसने विक्रमार्क की उपाधि भी धारण की और इसे कविराज कहते। किसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की थी। समुद्रगुप्त ने ही कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की, इस कारण से इसे कविराज भी कहा जाता है। इस कारण से ही इसे कविराज भी कहते हैं। फिर आता समुद्रगुप्त के सिक्के और वीणा। इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सैनिक वेशभूषा में वो दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था। सबसे अधिक कौन शैली का सिक्का था? तो मयूर शैली का सिक्का था। इस शैली में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। इस समय में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। अब आता है श्रीलंका के साथ संबंध। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोधगया के मंदिर बनवाने के लिए दूध भेजा था। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोधगया में मंदिर बनवाने के लिए दूध भेजा था। समुद्रगुप्त ने उसे मंदिर बनवाने की अनुमति दे दी थी। फिर आता है आपका समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना, जो एक अयोग्य शासक था। उसकी पत्नी का नाम देवी था। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र कर रचकर रामगुप्त की हत्या करवा दी। फिर आता देवी चंद्रगुप्तम। इसकी जानकारी हमें विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से मिलता है। इसकी जानकारी में कहाँ से मिलता है? देवी चंद्रगुप्तम से मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इसने शंकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य सूरवीर की उपाधि धारण की। शंकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य सूरवीर की उपाधि लिया। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है। इसे शंख विजेता भी कहा जाता है। विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसे शंख विजेता भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां और कार्य ये देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। इसे परम भागवत की उपाधि धारण की इसी शासक ने धारण की थी। इसने परम भागवत की उपाधि इसी शासक द्वारा धारण की थी। परम भागवत की उपाधि किसने लिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। इस समय याग शैली के सिक्के मिलते हैं। इसी समय के याग शैली के सिक्के मिलते हैं। ये चांदी के सिक्के चलाए थे। फिर आता न्याय और धर्म। इसने न्याय के लिए प्रसिद्ध न्याय का सिंहासन पत्थर से बनवाया था। इसने न्याय के लिए प्रसिद्ध न्याय का सिंहासन पत्थर का बनाया था। इसका सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म में हुआ है। इसके दरबार में चीनी, बौद्ध, यान,
फायान आया था। चंद्रगुप्त के समय में ही चीनी बौद्ध विद्वान फायान आया था। फायान की यात्रा विवरण फोयुकी है। नवरत्न, इसके दरबार में कुल 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। जैसे कालिदास संस्कृत के लेखक थे, अमरदास कवि थे, वारामिहिर खगोलविद थे, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे। फिर आता है आपका कुमारगुप्त और ना चंद्रगुप्त द्वितीय के अलावा उसका अगला शासक कुमारगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त के बाद उसका अगला शासक कुमारगुप्त बना। इसने महायान शाखा की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया है? तो कुमारगुप्त ने बनाया था। इसने महायान शाखा की शिक्षा देने के लिए महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। यह शासक के अश्वघोष यज्ञ करवाया था। फिर आता है नालंदा और तक्षशिला। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला पाकिस्तान में था, जो राजा दक्ष ने बनवाया था। विश्व का पहला छात्रावास हॉस्टल की सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा था। और 1198 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। फिर आता है स्कंदगुप्त और सुदर्शन। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। इसने जूनागढ़ अभिलेख का पता मिलता है कि इसने हुनों के आक्रमण को असफल भी किया था। हुनों के आक्रमण को किसने असफल किया? तो स्कंदगुप्त ने किया था। जूनागढ़ अभिलेख में ये बताया है, फिर आता है गुप्त वंश का पतन कैसे हुआ। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इस वंश का विनाश के कारण हुनों का आक्रमण माना जाता है। हुनों के आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बढ़ गया, जैसे पुष्यभूति वंश में बढ़ गया। आइए गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था देखें। यह वर्तमान हिंदू धर्म के स्वरूप में गुप्तकाल की देन है। वर्तमान का जो हिंदू धर्म है, ये इसका स्वरूप गुप्तकाल की ही देन है। गुप्तकाल की राजधानी कौशाम्बी थी। शासन की सबसे बड़ी इकाई देश राजा होती थी। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव जो ग्रामिक होता था। समाज और अधिकार देखा जाए तो सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार अमात्य होता था, जो आज का डीएम के समान है। फायान के समय अस्पृश्यता छुआछूत प्रचलित थी। निम्न जाति के लोग चांडल या अतग्न कहलाते थे। निम्न जाति के लोगों को चांडल या अतग्न कहा जाता था। स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार था और वे देवदासी भी हो सकती थी। इसी वंश के समय महिलाओं को समाज और स्थान दोनों देश क्या लिखा। इसी वंश के समय महिलाओं को समाज का स्थान देना शुरू किया था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का भी प्रचलन था। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का भी प्रचलन था। सती प्रथा और वैश्यावृत्ति देखें। सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में अरण्य अभिलेख भानुगुप्त से मिलता है। वैश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। वैश्यावृत्ति से लिप्त महिलाओं को गुनिका या कुटनी कहा गया। वैश्यावृत्ति से जो लिप्त महिलाएं होती थी उसे गुनिका या कुटनी कहा जाता था। गुनिका या कुटनी कहते थे। अब आज गुप्तकालीन अगर मुद्राएं देखा जाए तो सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे और चांदी के रुपया को रूपक कहते थे। सोने की मुद्रा को दिनार कहते थे और चांदी की मुद्रा को रूपक कहते थे। विज्ञान और कला में देखा जाए तो विज्ञान पारा का आविष्कार इस वंश के समय हुआ था। पारा का आविष्कार भी इसी वंश के समय हुआ था। गणित और ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। इसी काल में शतरंज के खेल का प्रारंभ हुआ, जिसे चतुरंग कहा गया। चतुरंग कहा गया। अब आ जाइए गुफाएं। अजंता की गुफाओं में गुप्तकाल में अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र का निर्माण गुप्तकाल में हुआ था। कुल 29 का 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं गुप्तकाल की। जो अजंता की गुफा है इसका निर्माण गुप्तकाल में हुआ। 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं गुप्तकाल की है। अजंता की गुफाएं में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई थी। अब आ जाइए बहमियान धर्म। बहमियान बौद्ध। अफगानिस्तान के बहमियान में के पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी। अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया। किसने? बम से उड़ा दिया। फिर आता है एक सेकंड। गुप्तकाल का स्थापत्य कला देखा जाए तो वस्तु और स्थापत्य, चित्रकला और मूर्तिकला का अद्भुत प्रगति हुई थी। गुप्तकाल में वस्तु, स्थापत्य और चित्रकला और मूर्तिकला का अभूतपूर्व प्रगति हुआ। चैत्य और विहार की जगह मंदिर निर्माण पर विशेष बल दिया गया। गुप्तकाल के प्रमुख मंदिर देखा जाए तो विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भमुना एमपी में है। पार्वती मंदिर रचना कुठार मध्य प्रदेश में और भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है।
फिर आता है दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, ईंटों से निर्मित है। विष्णु मंदिर उदयगिरी मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर खो मध्य प्रदेश में है। फिर आता है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। ब्राह्मणों ने सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का प्रयोग का विवरण दिया था। गुजरात में बंगाल और तमिलनाडु के वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। गुजरात बंगाल और तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। फिर आता है सुदर्शन झील का इतिहास। चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य और राज्यपाल पुष्यमित्र वैष्णव थे। चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण राज्यपाल पुष्यमित्र वैष्णव थे। अशोक का जीर्णोद्धार राज्यपाल तपस्या ने किया था। सुदर्शन झील का देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया तो उसमें राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य थे, जबकि अशोक ने इसका जीर्णोद्धार कराया, राज्यपाल तुषारशस्त्र थे। जबकि इसका फिर रुद्रदामन ने इसका जीर्णोद्धार कराया, सुविश्वाक थे। और स्कंदगुप्त ने फिर इसका जीर्णोद्धार कराया और पंडदत्त थे। फिर आता भूमि और कर। अमरकोश अमर सिंह के अनुसार 12 प्रकार की भूमि थी और भू राजस्व का भाग सबसे बड़ा क्षेत्र 1/4 से 1/6 भाग था। और कर नगद पे में अनाज के रूप में, या कर नगद लेते थे या में अनाज के रूप में लिया जाता था। फिर आता करों के प्रकार। उदंग। उदंग क्या था? तो उदंग स्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला भूमि कर था। उपारी कर क्या था? अस्थायी कृषियों पर लगने वाला कर को उपारी कर कहते थे, उपारी कर कहते थे। जबकि भूमि का प्रकार देखा जाए तो क्षेत्र क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, वस्तु व्यास करने योग्य भूमि, गौचर चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि को सिल, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती तो सिल कहते थे। अपृहत, बिना जोत वाली जंगली भूमि को अपृहत कहते थे। फिर आता गुप्तकालीन साहित्य। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। दरबारी भाषा इसकी संस्कृत हुआ करती थी। प्रमुख केंद्र काशी, मथुरा, पाटलिपुत्र और वल्लभी हुआ करता था। फिर आता प्रमुख पुस्तकें। इनके नीतिसार, कांदक का, कामसूत्र, वस्तायन का, कालिदास का कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम, ऋतुसंहार, माल विगमित्रम, विमोह वार्षे, अभिज्ञान संकुतलम है। स्वप्नदास्ता, भास्का, महाभारत, वेद व्यास, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, मालती माधव, भभूति, गणित सार श्रीधर और निषुद्ध धन्वंतरी का है, निषुद्ध धन्वंतरी का था। और मच्छकटिकम क्षुद्रक का था, मच्छकटिकम क्षुद्रक का था। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त का था। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का था, पंचतंत्र विष्णु। हूण आक्रमण। हुनों के आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ जानकारी जो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। हुनों के लिए मल्लिच शब्द का प्रयोग हुआ। मल्लिच शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? तो हुनों के लिए हुआ है। यह मध्य एशिया के बर्बर का खाना देश थे। चीनी साहित्य में हुनों को हुनुक कहा गया। चीनी साहित्य में हुनों को हुनुक कहा गया है, होगनू कहा गया है। क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्र फारस ईरान के अफगानिस्तान और राजधानी बहमियान थी। इसका क्षेत्र फारस ईरान के अफगानिस्तान और राजधानी बहमियान थी। यह एक ही जाति समूह जिसका कोई धर्म नहीं था। 2 शाखाएं पश्चिमी और पूर्वी भारत का पूर्वी शाखा पर आक्रमण किया था। फिर आता प्रमुख हुन आक्रमण। तारामान और हिरुमुल के 2 प्रमुख, तारामान और मिहिरकुल 2 प्रमुख हुन आक्रमणकारी थे। कौन कौन थे? तारामान और मिहिरकुल 2 प्रमुख हुन आक्रमणकारी थे। मिहिरकुल बौद्ध विरोधी और मुंती भंजक तोड़ने वाला था। पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। संस्थापक पुष्पभूति वर्धन गुप्त काल के सामंत थे। ये राजधानी थानेश्वर हरियाणा को बनाया था। अगला शासक प्रभावर्धन हुआ, सबसे शक्तिशाली शासक प्रभावर्धन ही था। फिर आता प्रभावर्धन, इसका पत्नी का नाम यशोमती था। प्रभावर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती था। इसकी उपाधि परम भाटकर या महाराजा धीराज था। इसके समय मथुरा और सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र, इसके समय मथुरा जो हुआ वो सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र बन गया। इसी के समय चीनी यात्री हेनसनांग भारत आया था। इसी के समय चीनी यात्री हेनसनांग भारत आया। हेनसनांग, इसे यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या शाक्य मुनि कहते हैं। हेनसनांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या शाक्य मुनि कहते हैं। इसकी रचना सुयुकी था। नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए अध्यापन टीचर का कार्य किया। उस समय नालंदा के कुलपति शीलभद्र थे। उस समय नालंदा के कुलपति कौन थे? तो श्रीभद्र थे। प्रभावर्धन के 3 संतानें हुई। 3 संतान कौन थे? राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री के विवाह कन्नौज के राजा गिरिवर्मन से हुआ, जबकि राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गिरिवर्मन से हुआ। फिर आता संघर्ष और हत्याएं। मालवा के शासक देवगुप्त ने हर्षवर्मन की हत्या कर दी थी। मालवा के शासक देवगुप्त ने हर्षवर्मन की हत्या कर दी। राजश्री जंगल में भाग गई और राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी।
गौंड बंगाल शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। देख रहे, मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री जंगल भाग गई, और राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, और गौंड शासक शशांक ने फिर राजवर्धन की हत्या कर दी। बाप रे, ऐसे हत्या करेंगे इन लोग। शशांक और बोधि वृक्ष। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक क्या था, तो शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। वर्तमान वृक्ष छठी पीढ़ी का है। और हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी थी। हर्षवर्धन ने फिर शशांक की हत्या कर दी थी। हर्षवर्धन चुनौती और कार्य, दो चुनौतियां थी, राजश्री का पता लगाना और साम्राज्य संभालना। दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षुक के सहयोग से राजश्री का पता लगाया। दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षुक के सहयोग से राजश्री का पता लगाया। हर्षवर्धन ने राजधानी कन्नौज को बनाया था। हर्षवर्धन का शासन इसका स्वयं का कन्नौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बन के शासन किया। हर्षवर्धन स्वयं को कभी राजा नहीं बनाया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बन के शासन किया। इसके समय उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। कन्नौज 5वीं सदी में बौद्ध संगति का आयोजन किया था। कन्नौज ने 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन कन्नौज में किया था। हर्षवर्धन और धर्म। हर्षवर्धन हिंदू था, किंतु महायान शाखा से प्रभावित था। इसका अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। यह अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान था। यह कुंभ मेला का प्रारंभ हर्षवर्धन द्वारा माना जाता है। कुंभ मेला का प्रारंभ हर्षवर्धन द्वारा माना जाता है। फिर आता है प्रयाग महामोक्ष मंदिर। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांवों को आय दान दिया था। प्रत्येक 5 वर्षों में प्रयाग में महामोक्ष परिषद की स्थापना किया था। अब प्रत्येक 5 वर्षों के लिए प्रयाग में महामोक्ष परिषद की स्थापना किया था। इसके बाद इसके अध्यक्ष हेनसरांग को बनाया। अब ब्राह्मणों का विरोध किया था। इसने अध्यक्ष हेनसरांग को बनाया। अब ब्राह्मणों का इसने विरोध किया था। साम्राज्य विस्तार। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया, कश्मीर को छोड़कर। दक्षिण भारत का अभियान। नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया था। और इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख कर्नाटक के अभिलेख से मिलता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख कर्नाटक से मिलती है। साहित्य प्रेमी था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। उसने 3 पुस्तकों की रचना की है। नागनंद, रत्नावली, प्रियदासिका। कौन कौन? नागनंदन, रत्नावली, प्रियदासिका की उसने रचना की है। फिर आता है बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। उसकी 2 पुस्तकों की रचना किया, कादम्बरी और हर्षचरित्र का रचना किया है। मृत्यु का प्रभाव। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसका कोई संतान नहीं था। वर्धन वंश का पतन हो जाता है। इसकी मृत्यु पे युग परिवर्तन का काल कहा जाता है। और उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता शून्य या सन्नाटा आ जाती है। इसी के काल में चोर और डाकुओं का बोलबाला था। हर्षवर्धन के काल में ही चोर और डाकुओं का बोलबाला था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को यशोवर्मन ने शासन किया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पे किसने शासन किया? यशोवर्मन का शासन हुआ था। अब क्या हुआ हम लोग का दोस्तों? हम लोग का उत्तर भारत खत्म हो गया। उत्तर भारत में हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? महाजनपद से शुरू किए थे। फिर हम लोगों ने मौर्य को पढ़ा, फिर मौर्योत्तर को पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने गुप्त को पढ़ा, और गुप्त भी खत्म हो गया हर्षवर्धन के काल के साथ। अब हम लोग करेंगे दक्षिण भारत। इसके बाद हम लोग करेंगे मूर्ति पूजा, मूर्ति कैसे कैसे स्थापित है, और भक्ति काल। बस 3 सेगमेंट और बचा और दक्षिण भारत खत्म। मैं एक ही वीडियो में खत्म कर देऊंगा। कितना, चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत या संगम काल। दक्षिण भारत जब भी शुरू होता है तो वह संगम काल से शुरू होता है। 100 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत के पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए थे। किसके किसे बुलाए गए थे? दक्षिण, बड़ा करते हैं थोड़ा सा, सॉरी, हाँ, 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण के लिए कवियों के 3 विशाल सम्मेलन बुलाए गए थे। इन सम्मेलनों को तमिल भाषा में संगम कहा जाता है। इन कवियों द्वारा सभा में कोई तमिल साहित्य की रचना की गई। ये संगम साहित्य भी कहा जाता है। साहित्य के तीनों संगम का वर्णन मिलता है। दक्षिण, इसको रहने दे क्या, भक्ति और इसको अलग से कर दे क्या, बहुत ज़्यादा छोटा भी है। कितना हो गया दोस्तों? अगला वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत और अगला करेंगे, ठीक है दोस्तों? तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा।